हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो और कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई। अब चैप्टर्स और फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होने को आ चुका है। हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री। बहुत सारे लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास में अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश कर लिया है, लेकिन हाँ, जिन लोगों का रह गया है भाई, फिनिश करो। बैकलॉग में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा फास्ट दौड़ना शुरू करो, क्योंकि सर अब ना बहुत सारी चीजें हो रही है। अब हमारे पास सर नीट के लिए डेज अब काफी कम हो रहे हैं, और जितने डेज कम हो रहे हैं उतना ज्यादा पैनिक सिचुएशन आनी शुरू हो जाती है। पैनिक नहीं होना है, आप बेटर है कि फाइट करना शुरू करो। बेटर है कि आप ऐसे सोचा करो कि यार मेरे पास खोने को बहुत कुछ, मतलब ऐसा है कि हाँ भाई ठीक है, मैं पाने को बहुत कुछ मिल सकता है, खोने को क्या है। पहले से भी पता है कि हाँ यार हमने एक बार, मतलब ठीक है अभी 12th पास कर रहे हैं या हो सकता है एक साल ड्रॉप किया हो, तो भाई खोने को, मतलब मैं मेरे हिसाब से आपके खोने के लिए क्या है, ज्यादा ज्यादा अपना समय बस खो सकते हो, लेकिन पाने के लिए सर क्या होगा। पाने के लिए कॉलेज है, ठीक है, ड्रीम कॉलेज है, आपके पास अपना एप्रॉन है, आपका अपना स्टेथोस्कोप मिलने वाला है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो ट्राई करो वो पाने की कोशिश करते, ट्राई करो वो ड्रीम पूरा करने की कोशिश करते हैं जो हमने साथ में मिलकर देखा था। सर जब बैच स्टार्ट हुआ था, मैं बार बार बोलता हूँ, बैच के पहले दिन जोश अलग लेवल पे होता है, लेकिन बैच के लास्ट तक आते आते ना, उस दिन तक आके अपना जोश मेंटेन करना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उस दिन सर अपने आप को, मतलब होता ना, उतनी एनर्जेटिक मेंटेन कर पाओ, उतने साथ साथ चल पाओ। बहुत सारे लोग बैकलॉग में चले होंगे, या बहुत सारे लोग हो सकता है इस चैप्टर में स्टार्ट किया होगा कि हाँ यार ये कर लेते हैं, बाद में वो चैप्टर करेंगे, या इसको उम्मीद से कर लेंगे, इसको वहां से कर लेंगे, इसको यहां से कर लेंगे। जैसे भी कर रहे हो, मुझे पता है तुम सब शांत नहीं बैठे हो, हाथ पैर मार रहे हो। बस ये ध्यान रखना कि हाथ पैर सही डायरेक्शन में मारना है, ये नहीं कि बस बैठे हुए हैं कोई भी चीज। फिर अब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा किताब एक ही करना बहुत मुश्किल होता है। रीजन सर, आप 10 किताबें खरीद लोगे, लास्ट तक आते आते आप 10 किताबें फॉलो नहीं कर पाते हो। एक ही किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा आसान काम है, लेकिन 10 किताबें लेके सेम टॉपिक को अलग अलग जगह पढ़ना सबसे ज्यादा बेवकूफी वाला काम है। अभी आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, ट्राई कीजिए जितना सफिशिएंटली आप कर सकते हैं। इस चैप्टर को एंड हम लोग जब कर रहे होंगे और सरफेस केमिस्ट्री आएगा, क्योंकि जब चैप्टर एंड होगा सरफेस केमिस्ट्री, सर एक दिन का चैप्टर है, बहुत बड़ी चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस आते हैं, चीजें आती हैं, देखेंगे उसको भी करेंगे। लेकिन ट्राई करना सर, साथ साथ में ये चैप्टर्स, ये चीजें फिनिश करने की कोशिश करना, पक्का। चलो, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिक बातें कर रहे थे कि सर कल लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि सर थ्योरेटिकल, आई नो लास्ट 2 क्लास में बहुत थ्योरी थ्योरी हो गई, मुझे भी पता है, लेकिन यार एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों का था कि सर बैटरी क्यों पढ़ा रहे हो, बैटरी नहीं आती है। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, नहीं आता ये जरूरी नहीं कि आपका नहीं आएगा। पास्ट में आप सोचो ना सर, पास्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपका सिलेक्शन अब नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता सर। जो चीजें अनएक्सपेक्टेड भी आ सकती हैं, एग्जाम हॉल में जाके डरने से बेटर है कि अभी डर लें, अभी वो सारी चीजें कर लें। मेरे हिसाब से मैंने बैटरीज, या जो बहुत सारे लोग की सर अल्फा बीटा गामा रेज हमें फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, हम वहां कर लेंगे, ये वो भाई वो टाइम जो है ना सबसे बेस्ट है। आप जितनी बार कर रहे हो उतनी बार आपका रिवीजन हो रहा है। चलो, रिवीजन से याद आया, चलो एक काम करते, लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उसी का एक बार बेसिक क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कर लेते, क्योंकि अब सर चैप्टर एंड होने, चैप्टर मतलब फिजिकल केमिस्ट्री एंड होने वाली है। तो जल्दी जल्दी कल की क्लास में जो कुछ किया है, जो कुछ भी हमने किया हुआ है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैसे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप पेन एंड पेज लेकर तैयार हो जाइए और क्वेश्चंस पे टिक मारना शुरू कीजिए। कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं। आज जितने क्वेश्चंस आप करोगे अभी जो रिवीजन के फॉर्म में, उनमें से बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कितने सही हुए कितने गलत हुए, तैयारी कैसे चल रही है, कैसा फील हो रहा है, ये सब कुछ। आप बैकलॉग में देख रहे हो तो भी बताना, क्योंकि रीजन ये कि आप पीछे या देर से आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देर आए हो लेकिन भाई मेहनत करोगे तो जरूर आगे जाओगे, ठीक है ना। आप ट्राई तो करो, जैसे मैं बोल रहा हूं, अब क्वेश्चंस दिखाता हूं, आप पेन एंड पेज लेके बैठ जाओ और उसके ऊपर टिक करना, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना, कमेंट सेक्शन बताना कितने आपके सही हो रहे, कितने आपके गलत हो रहे, ठीक है। फिर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। जैसे ये सर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर कंडक्टिविटी में बी इंक्रीज बाई, देयर कंडक्टिविटी में बी इंक्रीज बाई। कैसे करेंगे, इनका कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, याद करो। हमने शायद पढ़ा भी है गैसेस के बारे में, कल हमने पढ़ा भी था कि एयर जो होता है बैड कंडक्टर होता है, लेकिन कैसे कैसे कर सकते हैं आपको ही पता है। सर प्रेशर क्या करना है, प्रेशर क्या करना है, डिक्रीज करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्या करते थे, याद करो, बस दो चीजें पढ़ी थी, हाई वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज क्या होना चाहिए, हाई, और सर प्रेशर क्या होना चाहिए, लो। सर प्रेशर क्या होना चाहिए, लो। तो लो प्रेशर हाई वोल्टेज ले लो, लो प्रेशर हाई वोल्टेज ले लो, तो ये अपने पास कीजिए हो जाएंगे। डिक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग द डिफरेंस, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे करते रहिए,
पक्का। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दो है, दो क्वेश्चन है, आपने रिवाइज किया हो तो आपको याद आएगा। सर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे से याद करो ये किसके लिए आया था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के लिए। ये क्या डिपेंड करता है क्या नेचर ऑफ गैस पे, नहीं। डिपेंड करता है क्या मटेरियल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब पे, नहीं। सर स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कोई मतलब नहीं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, रीजन कि सर वो इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको कोई मतलब नहीं कि कैथोड किसका बना है, पोटेंशियल डिफरेंस किसका, इसको नहीं मतलब है। इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ई बाई एम रेशियो जो होगा, ई बाई एम रेशियो जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो कितना हो जाता है 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। पक्का। मुलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू फाइंड, क्या निकालने के लिए मुलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया था भाई, याद करो क्या निकालने के लिए किया गया था, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज निकालने के लिए हमने मुलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। मुलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसलिए यूज किया था ताकि हम चार्ज निकाल पाए, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। पक्का। चलो अब दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन यहाँ पे सामने है, तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं सर, 4 और 3 सात क्वेश्चन आपके पास। अब आराम आराम से सोच लो, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। सर हमने लास्ट क्लास में लिखा भी है, फिर भी आप एक बार देख के बता सकते हो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसे ज्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर किसका होता है, प्रोटॉन का होता है, फिर किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का। ये सब क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं ना, जब देखो एग्जाम में आ जाएगा तुम बोलोगे अरे सर ये तो हमने किया था, मैं भी बोलूंगा मैंने कराया था, लेकिन एग्जाम हॉल में सोचना भाई तेरे से नहीं हुआ, कितना दुख होगा कि यार मैंने किया था, कराया हुआ था सर ने, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे। अगर आज नहीं कर पा रहे, सोचना एग्जाम हॉल में क्या होगा। अल्फा पार्टिकल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय हीलियम न्यूक्लियाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन्ड करेक्टली बाय थॉमसन। थॉमसन ने किसके किसके बारे में बोला था, सर थॉमसन को स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं था, पोजीशन से मतलब नहीं था, स्पेक्ट्रा से मतलब नहीं था। थॉमसन ने बस ये बोला था कि पॉजिटिव और निगेटिव मिला के इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, ओवरऑल एटम जो रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा, चार्ज जो होगा जीरो हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये देखो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, सर सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए, कल कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया हुआ है। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। सर वॉल्यूम ऑफ, याद करो वॉल्यूम, पहले एक बार बताओ रेडियस ऑफ एटम क्या होता था, रेडियस ऑफ एटम क्या होता था, 10 की पावर -10 मीटर्स होता था। सर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना लिखवाया था रदरफोर्ड ने, ये बात थॉमसन ने बताई थी, ये बात किसने बताई थी, सर अपने पास किसने बताई थी, रदरफोर्ड ने। तो सर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, आर क्यूब होता है। तो सर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम। कोई बोले सर वॉल्यूम कैसे आर क्यूब हो गया, तो भैया वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सर ये सब बेसिक मैथ्स में आपको आता होगा, अब आप नीट देने जा रहे हो तो 4/3 पाई आर क्यूब करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। वॉल्यूम क्या हो जाएगा न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, तो सर ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब 10 की पावर -15 का क्यूब डिवाइडेड बाई 10 की पावर -10 का क्या हो जाएगा क्यूब। सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 10 की पावर -5, 10 की पावर कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम है ना, ये 10 की पावर -15 आ जाएगा। सर आप सॉल्व करके देख लो, 10 की पावर क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देख लो आपको अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट दिख जाएगा कि व्हेन अ गोल्ड सिटी इज बॉम्बार्डेड बाय, सर क्यों अपने पास बाकी लोग, क्यों अपने पास कुछ ही लोग डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बाकी लोग क्या हो रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि दिस इज बिकॉज क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है अपने पास, नॉट सफिशिएंट है, न्यूक्लियस हैज मच स्मॉलर वॉल्यूम, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज वेरी स्मॉल, न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस डू नॉट हैव, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। इसमें देख लो अपने पास सिर्फ कुछ ही लोग इस अपने पास कर पा रहे हैं, बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्सन, ऐसा नहीं बोल सकते, बस ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है, बहुत छोटा है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम छोटा है इसीलिए वो क्या करेगा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम छोटा है इसीलिए वो बेचारा क्या करने वाला है, बहुत कम ही लोगों को डिफ्लेक्ट कर पाएगा, या बहुत कम ही लोगों को क्या करेगा, बाउंस बैक करा पाएगा। बाकी सब लोग क्या होंगे, सर हवा में निकल जाएंगे साइड से, मान लो इधर से आए इधर से चले गए, मैं अगर न्यूक्लियस हूं तो मेरे से टकराएंगे या मेरे आसपास आएंगे तभी तो डिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो आपके पास पहला और चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो। फोर्स ऑफ रिपल्सन, सर ऐसा नहीं बोल सकते फोर्स ऑफ रिपल्सन स्मॉल होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन न्यूक्लियर फोर्सेज है हाई होगा,
ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, न्यूक्लियर वॉल्यूम है तो हाई होगा। चलो अब देखो ये क्वेश्चंस, देखो अपने पास कितने क्वेश्चंस हो गए भाई साहब, जहां तक मैं देख रहा हूं 2 3 5 2 7 1 8, 8 क्वेश्चंस हो गए ना। हाँ 2, यही हुए 1 7, हाँ 7 नहीं नहीं 2 5 5 और 3 8, 8 हुए। चलो 8 और 2 10, ये बताओ कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। ये देखो विच द फॉलोइंग, अब आराम से सोच लो, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कौन से कंक्लूजन में नहीं था, क्या होगा इसमें, क्या होगा, कौन सा कंक्लूजन में नहीं था। पहला पार्ट तो बहुत सिंपल सा था, बहुत अच्छा बोला उसने। सर उसने क्या बोला कि हाँ भाई न्यूक्लियस में ही मास है, चलो ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल है। लेकिन इसने कब बोला कि डेफिनिट ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट लेके नहीं बोला, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, रोटेट करते रहते किसी भी ऑर्बिट में, ऐसा कुछ नहीं है फिक्स्ड है। ये डेफिनिट ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया था, बोर्स से। बोर्स ने बताया कि नहीं भैया ये एनर्जी का ऑर्बिट होता है, ये एनर्जी का ऑर्बिट होता है, ये एनर्जी का ऑर्बिट होता है। ये बोर्स लेके आया था डेफिनिट ऑर्बिट्स का, इनका तो कुछ था भी नहीं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, क्या करेंगे सर, ये बस इनको ये था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इनसे मतलब नहीं कितने देर में होता है, ठीक है कौन सा ऑर्बिट में है, बस इनको पता था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है फंडामेंटल पार्टिकल है, क्या करता है सर बता दो, फंडामेंटल पार्टिकल है सर, इसके ऊपर चार्ज +1 नहीं सर, सर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं, बस हाँ मास होता है, मास जरूर होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर मास जरूर होगा, फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन के ऊपर मास होगा, चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है न्यूट्रल होता है। ये देख लो अपने पास, ये क्वेश्चन देख लो बस, अब इसके बाद फिनिश करते। ये क्वेश्चन देख लो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। एक मिनट एक मिनट, ई भाई इस क्वेश्चन को आप फिजिक्स से कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जिन लोगों को लगता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मुझे पढ़ना है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब इसके लिए थोड़ी फिजिक्स लग जाती है। आप जब फिजिक्स में एटम पढ़ते हो तो वहां पढ़ते हो, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज होता है +Ze, यहाँ पे चार्ज होता है अपने पास 2e। तो ये जो आप ये लोग आते हैं, मान लो यहाँ पे अगर ये चार्ज है Q, तो ये आएंगे और यहां से रिपल्सन लगना शुरू होगा, तो कितने पे रिपल्सन लगेगा, तो जहां पे इनका काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होना शुरू हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी के, उसी केस को, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लगाना शुरू करोगे तो ½ Q1 mv², मतलब मास का ये लगाओगे, ½ mv², ठीक है, इज इक्वल्स टू नथिंग, हाफ कह रहा हूं, माइनस Q1 Q2 Ze इंटू Q1 Q2 K Q1 Q2, ऐसा होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, K Q1 Q2 क्या हो जाएगा, Q1 Ze डिवाइड बाई R²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आता है, हमें उससे मतलब नहीं, ये वाला चीज फिजिक्स में भी पढ़ सकते हो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगा, जितना ज्यादा अपने पास, मैं उससे ज्यादा इस क्वेश्चन को चलो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन हाँ E/m रेशियो बताओ, E/m रेशियो सबसे हाईएस्ट किसका था, E/m रेशियो सबसे हाईएस्ट किसका हो रहा था, H+ का हो रहा था, सबसे हाईएस्ट किसका हो रहा था, H+ का। E/m रेशियो सबसे हाईएस्ट किसका था, H+ का था। तो भाई इस केस में ना अपने पास क्या करना है, इस केस में देखो मैं तुम्हें सिंपल चीज बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं बोल रहा था ना कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मान लो कोई पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मान लो आया, तो आप फिजिक्स में इसका सेम डेरिवेशन पढ़ना शुरू करते हो कि अल्फा पार्टिकल है, इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा कितना, +Z × E, ये यहाँ पे आएगा। जैसे ही आएगा इसका काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना शुरू होगा एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मैं पूरा जाके आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उसको ये फिजिक्स में आप कर सकते हो। एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी की। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² एंड दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी K Q1 इंटू Ze, ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाय सर कैप पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है R। तो यहां से R जो होगा ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, ये जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है इसी को नाम दे देते हैं हम लोग R, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड दैट विल बी 2 टाइम्स K Q1 जो भी चार्ज होगा डिवाइड बाई 2 इंटू M
क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। तो चार्ज अपॉन मास के ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज अपॉन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देख लो अपने पास सर प्रोटॉन है और ड्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और ड्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन में डिफरेंस किसका क्या होगा आपको पता है, ड्यूटेरियम अपने पास, प्रोटॉन में ड्यूट्रॉन में क्या हो जाएगा, किसके लिए होगा, चार्ज और मास का रेशियो देखोगे, चार्ज और मास का रेशियो देखोगे तो चार्ज और मास, चार्ज तो सेम रहेगा, बस मास किसका ज्यादा हो जाएगा, ड्यूट्रॉन का। तो उसके लिए स्पीड क्या हो जाएगी, उसके लिए अच्छा स्पीड सेम ही है ना, तो स्पीड सेम है तो मास का ही अपने पास लिखा भी है कि स्पीड सेम है, और स्पीड सेम है तो स्पीड पे डिपेंड करने से रही, किस पे डिपेंड करेगी, सेम तो नहीं होने वाली क्योंकि मास पे भी डिपेंड करती है। तो मास किसका ज्यादा होगा, ड्यूट्रॉन का, और मास जब ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऑब्वियस है प्रोटॉन के। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच चार्ज अपॉन मास पे डिपेंड करता है, सर वेलोसिटी सेम है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, चार्ज अपॉन मास पे, चार्ज दोनों के लिए सेम ले लेते हैं +1 +1, तो सर प्रोटॉन का क्या होगा, मास कम होगा एज कंपेयर टू ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग करके बैठ गए सर, लास्ट क्लास में हमने यही सब किया है, आपको बस याद दिला रहा हूं। जैसे अब ये सब चीजें कुछ फिजिक्स में, ऑब्वियस एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स का भी पोर्शन है भाई साहब, आपको वहां मिलेगा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट वहां मिलेगा। ये इसलिए हम लोग टच नहीं करते केमिस्ट्री वाले क्योंकि हमें नहीं पता अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी आता है या नहीं आता है। ठीक है, उसके ऊपर अब मान लो यहाँ अल्फा पार्टिकल डाल रहे हैं, यहाँ कोई और पार्टिकल भी हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने हाफ mv² ले लिया, मुझे नहीं पता कौन सा पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें। इसके बाद देखो तो हम लोग की लाइफ में अब सब कुछ फिनिश हो चुका है। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए प्लीज अपने वक्त कमेंट करके बताना। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है कि हाँ सर थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो आपके लिए कुछ नहीं, आप फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स का वेट करो, वहां पे आपको ये चीजें फिर से दोबारा मिल जाएंगी पक्का। तो हमारा कल हमने लास्ट क्लास में एटॉमिक मॉडल शुरू किया था, रदरफोर्ड का मॉडल और थॉमसन मॉडल किया था, और थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड के बीच में एक्सरे का प्रोडक्शन चालू किया था, एक्सरे की बातें करी थी सर, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इन सब के बारे में बात कर ली थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग के पास एक सबसे रिवॉल्यूशनरी आइडिया जो मोजले भाई साहब थे, मोजले एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीजन क्या होता है कि मोजले के कारण ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था। इन्होंने क्या बोला कि जो एक्सरे, याद करो एक्सरे कैसे बनता था, जब कोई कैथोड रे किसी हेवी मेटल से टकराता था तो क्या प्रोड्यूस करता था, एक्सरे प्रोड्यूस करता था। जब कोई कैथोड रे किसी हेवी मेटल से टकराएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। यही बात हुई थी हमारी। मोजले भाई साहब ने क्या बोला कि भाई साहब एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी आती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जो होगी सर, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर के। और याद करो यही चीज आपको ना पीरियोडिक टेबल में जाके, पीरियोडिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यही बेसिस था, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें यह बोला गया कि कोई चीज एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड कर सकती है। और मोजले एक्सपेरिमेंट से ही हमारा नया पीरियोडिक टेबल बनना शुरू हुआ, बोर्स ने, ब्यूरी ने, सब ने मिलकर नया पीरियोडिक टेबल बनाया, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये एक्सपेरिमेंट देख लो, यहां पे एक ही गलती मत करना, यहां अंडर रूट न्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल सी गलतियां होती हैं। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बोलता है तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जेड स्क्वायर के। फ्रीक्वेंसी जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जेड स्क्वायर के। पक्का, गलती से भी देखो फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड के। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखिएगा, बाकी इसका कोई और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मोजले एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था कि कैथोड रे अगर हेवी मेटल से टकराता है तो कैसी एक्सरे जो प्रोड्यूस करता है उसकी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हेवी मेटल उसके स्क्वायर रूट पे डिपेंड करेगी, या अंडर रूट जेड स्क्वायर होगा। पक्का हो जाएगा सर। चलो अब देखो मेरे पास क्या है, वेव्स के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग आज अब एक्सपेरिमेंटल और उन सब चीजों पे आएंगे, तो आज बात कर रहे हैं वेव्स के बारे में। वेव्स क्या होती हैं सर, वेव्स के बारे में सिंपल सिंपल सी बात करें, मैं आपको जो बताने वाला हूं, आप सबने थोड़ा बहुत, अब मैंने जहां तक जानता हूं कि आपने फिजिक्स पढ़ लिया है, फिजिक्स में वेव्स कर लिया है, तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स में तो यहां पे कुछ वर्ड्स यूज करने वाला हूं, बस उन वर्ड्स का मीनिंग बस पूछना चाहता हूं और कुछ नहीं। सर ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, क्रस्ट कहलाते हैं। ये भी क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। और
ये जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ बोल देते हैं। ये क्रस्ट हो गया, ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया, ट्रफ हो गया। तो सर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, लेमडा कहलाएगा। यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा, लेमडा कहलाएगा। लेमडा मतलब क्या हो जाता है, वेवलेंथ। ये वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ जो होगा आप सबको पता होगा, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन किसके बारे में बात करूं, कंसेक्यूटिव ट्रफ या क्रेस्ट और क्या लिख दूं, ट्रफ लिख दूं, यही लिख दूंगा, यही होगा, इनके बीच का ही डिस्टेंस होता है। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है अपने पास मीटर या फिर सेंटीमीटर, क्योंकि सीधी सी बात है, लेंथ है तो यूनिट होगा या फिर सेंटीमीटर होगा। यहां पे वेव्स के बारे में बात करें तो वेव्स के लिए कुछ कुछ वर्ड्स और आते हैं, जैसे अपने पास एक आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम लोग यूनिट देख लो, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, यूनिट होता है हर्ट्ज, या फिर इसी को हम लोग कहीं कहीं पे लिख देते हैं साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड। मैं बस बेसिक अब सर ये सब चीजें आपको फिजिक्स में आती हैं, मैं इसलिए यहाँ पे चैप्टर में, इस चैप्टर में एक ही दिक्कत है, यहाँ फिजिक्स भी है और इनऑर्गेनिक भी आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। फ्रीक्वेंसी में यूनिट क्या हो गया, हर्ट्ज, ये क्या हो गया, साइकिल्स पर सेकंड। कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा सीपीएस, तो डर मत जाना, सीपीएस मतलब साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है कि सर कितने, एक टाइम में, एक सेकंड में कितनी ज्यादा अपने पास, अगर मैं बात करूं तो एक जैसे 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, मतलब 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वेव्स या साइकिल्स बोल दूं, नंबर ऑफ वेव्स या साइकिल्स इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितना होने वाला है, इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि सर ये क्या हो जाएगा, मेरा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो वेव हो गया, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। सर फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ पे एक दो चीजें और आएंगी, उनको भी बात डिस्कस कर लेते हैं। सर एक वेलोसिटी ऑफ वेव आता है, और वेलोसिटी इज नथिंग, ध्यान से देखना, वेलोसिटी इज नथिंग, फ्रीक्वेंसी इंटू क्या आ जाएगा, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू क्या आ जाएगा, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू क्या आ जाएगा, लैम्डा। वेलोसिटी इज नथिंग, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। और वेलोसिटी आपको ही पता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है तो आप ऐसे निकालोगे। फिर किसने बोला कि सर वेलोसिटी हो गया, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, तो सर टाइम पीरियड के बारे में बात करूंगा तो टाइम पीरियड को टी लिखते हैं, एंड दैट इज नथिंग 1 अपॉन क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, आप एफ से लिखना चाहो एफ से लिखो, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। तो टाइम पीरियड इज नथिंग, टाइम पीरियड भी क्या है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का यूनिट देखोगे, टाइम पीरियड का यूनिट देखोगे तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या हो जाता है सर, टाइम पीरियड यूनिट में सेकंड आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। टाइम पीरियड इज नथिंग, सेकंड आ जाएगा, तो ऑब्वियस है यूनिट जो होता है इसका सेकंड्स। सेकंड, हर्ट्ज को क्या लिख देते हैं हम लोग, सेकंड इनवर्स भी लिख देते हैं ना, हर्ट्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, सेकंड इनवर्स भी लिख देते हैं। हर्ट्ज को हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स भी लिख देते हैं, ठीक है। हर्ट्ज को लिखना चाहे तो क्या लिख देते हैं, सेकंड इनवर्स। वेलोसिटी क्या है, न्यू इंटू लेमडा, टाइम पीरियड क्या है, 1 अपॉन न्यू। फिर किसने बोला कि सर एक नंबर होता है दैट इज नोन एज वेव नंबर, एक नंबर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर में क्या होता है, वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर ये नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा, दैट इज 1 अपॉन लेमडा। वेव नंबर क्या है कि सर एक लेंथ में कितने अपने पास, वेवलेंथ क्या था सर, एक वेव की लेंथ कितनी है, यहां पे 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में कितने वेव्स आ रहे हैं, कितने वेव्स आ रहे हैं, इसका यूनिट देखोगे तो सर क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रीजन आपको यूनिट एंड डायमेंशन नहीं आ रहा ना तो भाई साहब फिजिक्स में तो दिक्कत रहती ही रहती है, यहां भी आ जाएगी। वेव नंबर क्या है, 1 अपॉन लेमडा। सर मैं बार बार सारे फॉर्मूलाज को एक साथ रिलेट कर देता हूं। वेलोसिटी इज नथिंग न्यू इनटू लेमडा। सर टाइम पीरियड इज नथिंग 1 अपॉन न्यू। सर व्हाट इज वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, और ये क्या हो जाता है 1 अपॉन लेमडा। ये 3 फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यही बार बार आपको यूज करने हैं, यही बार बार आपको यूज करने हैं। V इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा, टाइम पीरियड इज नथिंग 1 अपॉन न्यू, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग 1 अपॉन लेमडा। बाकी अब फिजिक्स की बातें मैं यहां नहीं करने वाला हूं कि भाई साहब ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब ये सब बातें हम लोग करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये सब एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं। चलो एम्पलीट्यूड क्या होता है ये सब बातें हम लोग नहीं करने वाले हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है ये बातें हम लोग यहां बात नहीं करेंगे, पक्का
हो जाएगा सर। तो बेसिक वेव का एक बेसिक क्राइटेरिया आपको फुलफिल हो चुका है। बेसिक जितना केमिस्ट्री में जरूरत है वो मैं आपको बता चुका हूं कि सर वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी ऐसे आती है, टाइम पीरियड ऐसा आता है, वेवलेंथ ऐसा होता है। बस ये बेसिक चीजें जो हमें पता होना चाहिए हमारे चैप्टर को पढ़ने के लिए। इसके अलावा जो चीजें चाहिए, जिसके अलावा जो चीजें चाहिए होती हैं वो भाई साहब, वो चीजें जो होती हैं वेलोसिटी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड के अलावा जो चीज आपको चाहिए उसके लिए हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले, ठीक है ना, कि सर क्या होता है, कैसा होता है, वो सब चीजें हम लोग कर लेंगे। पहले आप ये वेलोसिटी, वेवलेंथ और इसके बारे में देख लो। हो जाएगा सर। अब सोचो सर इसके ऊपर क्या ही क्वेश्चन आएगा, आपको इमेजिन ना कर सकते हो तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। इसके ऊपर ना इस साल का क्वेश्चन है अपने पास, इस साल का क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इस साल का क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इस साल का क्वेश्चन पढ़ा इसके ऊपर। सिंपल सिंपल नहीं, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको मैं अभी नहीं कराता हूं, थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बता देता हूं फिर इसके ऊपर आता हूं। मुझे किसने बोला सर आप ये सब क्यों बता रहे हो, इसका रीजन बताता हूं। इसका रीजन बताता हूं। एक्चुअली क्या है, जो भी हम लाइट पढ़ते हैं, जो भी हम लाइट पढ़ने वाले, उसका दो टाइप का नेचर हो जाता है, एक पार्टिकल नेचर, एक ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। आप सबने थोड़ा बहुत, अब यार अब तो फिजिक्स भी आई थिंक आगे आ चुके हैं, तो आपको ही पता है कि लाइट का दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर होता है। तो वो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने वेव पढ़ा दिया, वेलोसिटी पढ़ा दी, बेसिक बातें बता दी। अब इसके ऊपर देखो तो मेरे पास क्या आता है। मैं क्यों इसे पढ़ा रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ाना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ानी थी। मुझे क्या पढ़ाना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर मुझे बात करनी है आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने से पहले आपको एक 10th क्लास की एक चीज याद दिला देता हूं। 10th क्लास में एक चीज पढ़ी थी आपने, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि सर शुरू से लेके लास्ट तक का अगर सीरीज ऑफ लाइंस आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम आ जाते हैं, जहां पे शुरू से लेके लास्ट तक हो रहा हो। इसी को हम लोग बैंड भी बोल देते हैं, कि सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम आ रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं, बैंड भी बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का बैंड आएगा अभी, कि हाइड्रोजन की लाइंस आएंगी तो अपने अपने लाइमन का बैंड आएगा, लाइमन सीरीज आ जाएगी, उसको हम लोग बैंड बोलना शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होगा, जैसे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे तो अलग अलग टाइप की लाइट्स आनी शुरू हो जाती है। मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखने और उसकी बैंड देखनी है, तो देखो अपने पास ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में सबसे पहला बंदा जिसने कुछ बोला था, अगेन वही बंदा मैक्सवेल। ये मैक्सवेल आपको फिजिक्स में हर एक जगह मिल जाएगा। इसने जिंदगी में एक ही चीज करी थी, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को रिलेट कर दिया था, इसीलिए इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो, उसके बाद में आता है मैक्सवेल थ्योरी, और ये मैक्सवेल थ्योरी ईएमआई पढ़ा देगा, एसी पढ़ा देगा, इसके चक्कर में हम बर्बाद हुए। 2-4 चैप्टर इसने ही बढ़वाए थे हमारी लाइफ में। सोचो रदरफोर्ड को भी इसी ने उंगली करी थी कि भाई साहब सुनिए ना, इधर आइए, आपने बोला कि एक पार्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी। मैक्सवेल यार समझदार इंसान था ही नहीं यार, फालतू का उंगली कर गया, हम लोग की जिंदगी बर्बाद कर गया ये, और कुछ नहीं। मैक्सवेल ने क्या किया, जेम्स मैक्सवेल ने क्या बोलना शुरू किया कि व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, वही अगेन चीज, अगर मूव करता है अंडर एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में है, तो अल्टरनेटिंग क्या पावर प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। अल्टरनेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। ये सारे के सारे प्रोड्यूस होंगे और ट्रांसमिट होने वाले। इन्हीं को हम लोग किसके फॉर्म में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, ईएम रेडिएशंस के फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। पक्का यही सब वेव जो फील्ड्स होते हैं इनको फॉर्म ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ये। इसकी कंडीशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कंडीशन क्या होती है कि सर ये क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करता है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, कोई ऐसे आके एनर्जी थोड़ा देखता है इंजेक्शन से, ऑब्वियस है रेडिएशन सारी उसी से एनर्जी मिलती है। वही सब चीजें, इनकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ये काम की चीज है। दूसरा, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, अदरवाइज लाइट यहां तक आ ही नहीं पाती। और ये भाई साहब अलग अलग लेवल पे चलते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रहा है, मान लो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये वेव जो होगा ना ये अपने पास ऑल्टरनेट रास्ते पे चलेगा। ये क्या होगा, इधर ईएम वेव्स चलेंगे। ईएम वेव्स क्या होती हैं, हम दोनों के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन चलेगा, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है कि एक वेव से दूसरी बॉडी तक जाने के लिए आप इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जाओगे, और ये वेव्स ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। दे डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट एंगल टू ईच फील्ड। ठीक है, इनका हमेशा इनके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 डिग्री पे, इसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है 90 डिग्री पे। पक्का, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल पे होगा। पक्का, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएंगे।
अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बेसिक बात पढ़ ली कि सर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स लेंगे। अगर वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स लेते हो तो सर वो किसकी इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट ले लेते हैं किसके इक्वल, सी के इक्वल, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताना, अभी जस्ट पढ़ा फॉर ईएम वेव्स, ईएम वेव्स के लिए क्या लिखने वाला हूं मैं, ऐसा सही लिख रहा हूं क्या, वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, पक्का। तो मैं आज से अब देखो अपने पास, क्यों, क्योंकि सर ये चीज तो मैं उठा के रख ही सकता हूं, और यहां से अगर मुझे एक चीज पता चल गई कि सर दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट है, दोनों ये तो कांस्टेंट है ना, सी की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट है, तो अगर आप बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो लैम्डा, या मैं वैसा बोल सकता हूं कि सर फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहां पे, ठीक है, इसके बारे में बात करूं तो यहां देखो, अब एक चीज और, न्यू को क्या लिख सकता हूं, सी बाई लैम्डा, या फिर लैम्डा को क्या लिख सकता हूं, सी बाई न्यू। याद रखना एक चीज और कि सर ये सारे के सारे फॉर्मूले छोटे छोटे फॉर्मूले, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स किया, वेवलेंथ 2 टाइम्स कम होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, कांस्टेंट है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिकली अगर कांस्टेंट आता है, अगर x को बढ़ाओगे तो y क्या करेगा, खुद को डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा, पक्का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये आ जाती हैं कि c इज इक्वल्स टू न्यू। अब तुम्हारे ऊपर जितने क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब इसके ऊपर बेस्ड मिलेंगे। सर इस साल का 2022 का, मतलब इस साल मतलब पिछले साल का 2022 का क्वेश्चन देखोगे, इसके ऊपर बेस्ड मिल जाएगा। 2023 का क्वेश्चन देखोगे, इन सब के ऊपर बेस्ड मिल जाएगा। छोटी चीजें हैं कि सर वेवलेंथ केस के क्या होती है, c इज इक्वल्स टू ई न्यू इनटू लैम्डा, हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जैसे तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं, ये क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये अपने पास क्वेश्चन दिखा दूंगा। अरे कहां गया वो क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एनसीईआरटी, इसलिए मैं बोलता हूं, मुझसे कोई बोलता है ना सर आप एनसीईआरटी बहुत बोलते हो, रीजन क्या है भाई, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लो, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पूछ रहा है वेवलेंथ बताओ, लाइट की स्पीड भी दे दी उन लोगों ने, बोल रहे हैं कि वेवलेंथ बताइए। वेवलेंथ कैसे निकलेगा, तो सर आपको ही पता है वेवलेंथ क्या हो जाता है, सी अपॉन क्या हो जाएगा, न्यू, और सी कितना है 3 × 10 की पावर क्या हो जाती है 8, डिवाइड बाई न्यू कितना होने वाला है 1368, इंटू हर्ट्ज में लेना है 10 की पावर क्या लिख दूं 3, और यही क्या आ जाएगा मीटर में। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 × 10 की पावर 1368, ये सॉल्व करोगे आप आंसर निकाल लोगे। सर इसको सॉल्व करना शुरू करोगे तो ये कितना हो गया सर, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 50 डिवाइड बाई 1368, ये मीटर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो मुझे यहां तक देखो जो कैलकुलेशन दिख रही है 219 तक तो दिख रही है। अब एग्जाम हॉल में वो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का दिया हुआ था, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का दिया हुआ था। सर ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मिलेगा, इसकी वैल्यू देखोगे 219.3 आ जाएगी। सर 219.29 आता है, और यहां पे आप इसको राउंड ऑफ करोगे 219.3। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन सर क्वेश्चन पूछने वाले ने बस मजे लिए। एनसीईआरटी का एग्जांपल, भरोसा ना जाके एनसीईआरटी में देखना, जहां ये कराया गया है वहीं पे इसका एग्जांपल दिया है। इसलिए मैं बार बार, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, सब जगह मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कराए, क्योंकि मुझे पता है कि भाई वो चीजें आजकल ज्यादा मेहनत कर नहीं रहे वो लोग, सीधा सीधा उठा के एनसीईआरटी क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं बोल सकते, कैलकुलेशन तो भैया कैलकुलेशन, अब डॉक्टर बनोगे यार, कैलकुलेशन नहीं आएगी कैसे काम चलेगा, पक्का। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी, अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दिखा देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पहले दिखाता हूं, तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा यहीं पे दिखा देता हूं, फिर इधर बात करना शुरू करूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, यार सारी की सारी ऊपर नीचे क्यों हो गई आज PDF, हाँ
ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा दिखाता हूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में इतनी सारी चीजें आती, इतनी सारी चीजें आ रही होती, इतनी सारी। अब देख लो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी जिधर बढ़ेगी ना उधर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। देख लो इधर वेवलेंथ क्या हो रहा है, ज्यादा है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब ये पिक्चर टेंशन मत लेना, पिक्चर तुम्हें मिल जाएगी या कहीं भी इंटरनेट पे मिल जाएगी। तुम ये सोचो सर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, सॉरी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। वेवलेंथ कम हो रही है, अगर राइट साइड में जा रहे हो वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो देखोगे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो तुम किसी एक को याद रखो, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है, किसी एक का सीरीज याद रखना, कितनी होती है वो सब याद रखने की जरूरत नहीं। अब ये सब फ्रीक्वेंसी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके पूरा एक फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो मुझे इसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन हाँ एक तरीका बताया हूं याद करने का फ्रीक्वेंसी का। देख लो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, सबसे पहले कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या आ रहा होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक रेज। एनसीईआरटी में ये पिक्चर है तो आपको ये याद रखना है। सर देख लो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा ऐसे चल रही होती है। एक्चुअली इसमें एनसीईआरटी में क्या किया है, इधर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी कर दी है और इधर इंक्रीजिंग वेवलेंथ की है। मुझे कैसे याद रखना है तो मैं देखो यहां शॉर्टकट बना देता हूं। रेडियो में आई आई वचन देता हूं, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। सर आप इसको शॉर्टकट में ऐसे याद कर सकते हो। क्या है इसका ट्रिक, रेडियो में, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो, उसके बाद कौन आया माइक्रो, रेडियो में आई मतलब इंफ्रारेड, वी मतलब विजिबल, विजिबल लाइट, आई वचन देता हूं। ठीक है, आई वॉ यू। ठीक है, रेडियो में जिसको लिखना है भाई मैं लिख भी देता हूं, किसी को लगता हो कि अरे सर ये कैसे, तो रेडियो में आई वचन देता हूं, वचन देता हूं, वचन देता हूं, वचन यार अब चलो ठीक है ऐसे ही लिख देता हूं, वचन देता हूं मैं अपने पास यू ले लो, और एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, चैट नहीं करूंगा। तो देख लो अब इधर से रेडियो में ऑब्वियस है, रेडियो पे जाके तुम बोल रहे हो तो ऑब्वियस तुम्हारी क्या हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है ज्यादा। तो याद रखना इधर से इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इधर से इधर जाओगे, मैंने ये जो ट्रिक बताई है वो किसके लिए बताई है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की बताई है। मैंने किसकी बताई है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की बताई है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ऑब्वियस है वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इधर से इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। देख लो ना, इधर से इधर आओगे, रेडियो से लेके गामा रेस तक आओगे, कॉस्मिक रेस तक आओगे, तब तक आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, रेडियो में आई वचन देता हूं, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। तो सिंपल सा ट्रिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पूरा याद कर सकते हो। मैंने जो बताया इंक्रीजिंग वेवलेंथ में उसके अपोजिट वाला करना है, उसके अपोजिट वाला कर लो। ठीक है, रेडियो में आई वचन देता हूं, ठीक है, वो यू, ठीक है, वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। पक्का। अब गर्लफ्रेंड का जो बुरा ना मान जाना कोई, ठीक है ना, आप बॉयफ्रेंड का बन नहीं रहा था इसलिए अदर मैं किसी को छोड़ता नहीं, मैं जेंडर इक्वलिटी में बिलीव करता हूं, तो वहां पे एक ही बन रहा था इसलिए मैंने लिख दिया। ओके, कोई ये मत बोलना सर आपने लड़कियों को बदनाम कर रखा है, लड़कों को बदनाम कर रखा है, नहीं, कोई इंटेंशन नहीं। ओके चलो, मैं बोल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की बात कर रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है कि एक चीज पता चल गई कि सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम होना शुरू होगा, वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सब के सब मल्टीप्लाई बाई कितना होना है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल। अब यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पढ़ लिया तो सर यहां पे एक दो चीजें और आ जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जैसे ही पढ़ते हैं हमारे पास आ जाता है एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हमारी लाइफ में आता है कौन सा, एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा एक सीरीज बताओ, ये सीरीज कैसी है। अच्छा यहाँ पे ना कुछ लोगों को विजिबल की लाइट याद रखनी होती है, विजिबल सीरीज का ना फ्रीक्वेंसी याद रख लेना। फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, एक ऑन एन एवरेज रेंज बता रहा हूं, 400 से लेके कितना एनसीईआरटी में दिया है 700 तक। आप चाहो तो इसको 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम भी याद कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप एंगस्ट्रॉम में याद करना चाहते हो एंगस्ट्रॉम में याद कर लो, पक्का
हो जाएगा सर, श्योर हो। अच्छा ये सारी सीरीज कैसी है, कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है, देखो ना यहां से लेकर यहां तक कहीं कोई गैप नहीं आ रहा है, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज किसको बोलते हैं, जैसे ये सीरीज, अब ये देखो यहाँ पे कहीं ब्लैक लाइट आ रही है क्या, कहीं नहीं आ रही, पहले ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, सब के सब क्या जा रहे हैं, कंटिन्यूअस जा रहे हैं। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोल देते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोल देते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मतलब कि सर आप देखो ना, मान लो ये सीरीज है, अब मान लो आपने बचपन में पढ़ा है विबग्योर, विबग्योर में क्या होगा, विबग्योर में यही हो रहा होगा शायद कि आप ऐसे लगाते हो, यही चल रहा होता है। ये कंटिन्यूअस सीरीज है, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक लाइट किसी ना किसी कलर की रही, बिना किसी रीजन के, बिना किसी गैप की रही। लेकिन डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूं। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई साहब लाइट तो होगी, अब ये लाइट है, ये लाइट कैसी होगी, ऑब्वियस है डिसकंटिन्यूअस होने वाली है, क्यों, क्योंकि सर इसमें बीच में मिसिंग है, तो मिसिंग वाली एक चीजों को क्या बोल देते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, इसको क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस, ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। स्पेक्ट्रा भी दो टाइप के, जैसे अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा देखो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, कहीं कोई गैप नहीं है, कहीं कुछ भी गैप नहीं आ रहा, रेडियो आ रहा है, फिर उसके माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, सब कुछ आ रहे हैं, ठीक है। तो रेडियो में आई वो यू एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, एक बेसिक सी बात हो गई। वेव फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, वेवलेंथ पढ़ लिया, उनके बीच का रिलेशन पढ़ लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यह पता चल गया कि भैया वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का आपस में टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा ज्यादा हो जाएगा, पक्का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं तो ये सब आता है। इसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा खत्म होती है, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की बात हम लोग फिनिश करते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की, थ्योरीज इनकी सुनोगे ना शानदार थे। प्लैंक्स ऐसे भाई साहब बाद में बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुके थे दुनिया के लिए, क्योंकि वो हिटलर के साथ थे, लेकिन हाँ बोल भी नहीं सकते खास साथ थे, ऑब्वियस साइंटिस्ट थे, तो मतलब जिस कंट्री में रहोगे उस कंट्री का प्रोटेक्शन करना आपकी का जिम्मेवारी है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देखो, प्लैंक्स ने क्या बोला कि भाई साहब आप एक दो गलतियां कर रहे हो। प्लैंक्स ने क्या बोला कि आप ना ऐसी बातें मत करो, इसने कुछ पोस्टुलेट्स लिए, इसके कुछ एजम्पशंस थे या पोस्टुलेट्स बोल सकते हैं। इन्होंने क्या बोलना शुरू किया कि भाई साहब पोस्टुलेट्स लेने शुरू किए। इन्होंने क्या बोलना शुरू किया, पोस्टुलेट्स में क्या बोला कि हर एक बंदा, हर एक जो रेडिएशन है, एवरी रेडिएशन, अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या बोला जाता है कि एवरी रेडिएशन, एवरी, अरे यार क्या, एवरी रेडिएशन, यहां पे जो बात करेंगे तो एवरी रेडिएशन, ये सारे के सारे जो रेडिएशन होती है, एवरी रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद, इनके हिसाब से एवरी रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद, एवरी रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी नोन एज रेडिएंट एनर्जी, नोन एज रेडिएंट एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडिएंट एनर्जी। सर एवरी रेडिएशन have, every radiation have small pockets of energy, small pockets of energy in discontinuous form, in discontinuous form, in discontinuous form। इन्होंने बोला कि हर एक रेडिएशन, चाहे वो एमिट हो रही हो चाहे एब्जॉर्ब हो रही हो, सबके पास छोटे छोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी है, चाहे वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो चाहे एनर्जी एमिट हो रही हो। इस तरह की रेडिएशंस लेते हो तो यहाँ छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, ये छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ एनर्जी, और ये क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। इसी को हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं, क्वांटा बोलना शुरू करते हैं, स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी को, और प्लूरल फॉर्म में क्वांटम बोल देते हैं। प्लूरल फॉर्म में क्या बोल देते हैं, क्वांटम बोल देते हैं कि सर ये क्या है, क्वांटा है, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किसने बोला सर, रेडिएंट एनर्जी हो चाहे एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हो, सारे के सारे स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी में आते हैं, और स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं, क्वांटम बोलना शुरू करते हैं। अब किसने बोला कि सर क्या करे, सर ये एनर्जी कैसे निकल के आएगी, तो सर रेडिएंट एनर्जी इज, रेडिएंट या एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विथ, ऐसा लिख देता हूं, एनर्जी एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड विथ, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स देख लेना अपने पास, एसोसिएटेड विथ रेडिएशन is directly proportional to, is directly proportional to, directly proportional to, is directly proportional to, directly proportional to its frequency,
इसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, न्यू। और एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी, अब इसको इक्वल का साइन लगाना है तो ऑब्वियसली प्लैंक्स किस नाम से लगाएंगे, प्लैंक्स के नाम से लगाएंगे। और प्लैंक्स ने अपने नाम पे क्या करा, एक बना दिया, कौन सी चीज, एक क्या बना दी अपने नाम पे, एक अपने नाम पे क्या बना दिया, तो ये देख लो, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। यूनिट क्या होगी, तो जूल्स पर सेकंड होगा, तो यहाँ जूल्स सेकंड हो जाएगा, जूल्स पर सेकंड होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जूल सेकंड। एनर्जी इज नथिंग न्यू इंटू एच, एच इंटू न्यू। ये किसी भी रेडिएशन के साथ होगा, वो चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो चाहे एनर्जी रिलीज कर रहा हो, एनर्जी हमेशा किसके फॉर्म में होगी, एच इंटू न्यू के। किसने बोला सर ये एक क्वांटम का होगा, ऑब्वियस है एक क्वांटम के साथ होगा। अगर फॉर एन क्वांटम बोले, फॉर एन क्वांटा बोले, फॉर एन वेव्स बोल दें या एन क्वांटा बोल दे, एन वेव्स के लिए क्या बात करेंगे, एन क्वांटा लिख देता हूं डायरेक्टली, एन क्वांटा के लिए बात करेंगे तो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, एन इंटू एच इंटू न्यू। एनर्जी जो होगी वो ए इज इक्वल्स टू एन इंटू एच इंटू न्यू, E is equals to n into h into nu, where n is number of quantas. ठीक है, n is number of quanta। सर सिंपल सी बात, रेडिएशंस क्या हो गई, अब उसने बोला कि भाई साहब ये हमेशा एनर्जी जो होगी, अच्छा एक चीज और, इन्होंने बोला कि एनर्जी जो होगी कभी भी एक क्वांटा ही होगी, मतलब एनर्जी जो होगी ये n जो होगा, यहां लिख भी देता हूं, n is 1 2 3 4 5 dash dash dash, n can never be a fraction, कभी भी can never be a fraction, कभी भी ये हमेशा can never be a fraction। इस फॉर्मूले से एक चीज और याद रखना, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, जब भी कोई चीज एनर्जी या कोई भी चीज ले लिया जाए, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होना, होल नंबर मल्टीपल होना, 1 2 3। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि भाई मैं अकेला हूं, यहाँ पे एक ही दिख रहा हूं ना, 1.5 तो नहीं दिख रहा, कोई बंदा नहीं दिख रहा ना, तो इसलिए बोल रहा हूं एनर्जी हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, एच इंटू न्यू। अब सामने वाले ने बोला सर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाई लेमडा भी लिख सकता हूँ, ये एकदम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, हम तो इसीलिए बैठे हैं तुम्हें समझाने के लिए, भाई तू ऐसे भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखना सर, अगर h की वैल्यू, ध्यान से देखना आपने पास, h की वैल्यू अगर आप SI यूनिट में पुट कर रहे हो, जूल सेकंड में पुट कर रहे हो, c की वैल्यू आप 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड में पुट कर रहे हो, तो लेमडा की वैल्यू हमेशा किस में पुट करना है, मीटर्स में ही पुट करना है। लेमडा की वैल्यू हमेशा किस में पुट करना है, मीटर्स के पुट में करना है। एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा जूल्स में आएगी, एनर्जी किस में आएगा, जूल्स में आएगा, ये ध्यान रखना। अदरवाइज बहुत सारे लोग बेसिक गलतियां कर देते हैं। h की वैल्यू अगर आप 6.6 पुट कर रहे हो, तो सर फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है सर हर्ट्ज में पुट करना शुरू करोगे। आप किस में पुट करोगे, हर्ट्ज में, या फिर किस में पुट करोगे, सेकंड इनवर्स में। किलो हर्ट्ज दिया हो मुझे उससे मतलब नहीं, आप उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करो। यूनिट एंड डायमेंशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि यूनिट डायमेंशन का ख्याल नहीं रखोगे तो बेटा यूनिट डायमेंशन ना तुम्हारे आंसर में भी गलत लेके आएगा। ठीक है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, या फिर क्या बोल देते हैं एच सी बाई लेमडा, ये एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक चीजें होती हैं, एनर्जी दी हुई है, एच दिया हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल्स टू एन इंटू एच इंटू न्यू, या फिर E इज इक्वल्स टू एन एच सी बाई क्या लिख सकता हूं, लेमडा भी लिख सकता हूं। तो ये भी चीजें आ जाएंगी अपने पास, यहां से भी निकाल सकते हो, ये भी फॉर्मूला काम कर जाएगा। यहां पे अब कहीं कहीं पे कुछ चीजें और आएंगी, मैं पहली बता देता हूं। जैसे अब देखो एनर्जी है तो वहां पे एक चीज आती है, पावर भी आती है। पावर इज व्हाट, पावर इज नथिंग, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं जूल्स में आएगा, और ये क्या आ जाएगा, पर सेकेंड। मतलब अगर कहीं वाट लिखा हुआ, 100 वाट लिखा हुआ, पावर किस में होगा, 100 वाट, तो 100 वाट इज नथिंग 100 जूल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना होगा, 100 जूल्स। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट,
पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। तो 100 वाट का मतलब क्या हो गया, एक सेकंड में कितना, 100 जूल। ठीक है, तो पावर का मतलब ये हो जाता है। कहीं कहीं पे पूछा जाता है इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी की बात की जाए, अगर किसी रेडिएशन में इंटेंसिटी की बात की जाए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर पावर अपॉन क्या हो जाता है, एरिया। पावर अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया। तो सर ये सब चीजें बेसिक बेसिक ये फिजिक्स की चीजें, थोड़ा सा मतलब आप सबने फिजिक्स में ये कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें कर रखी हैं, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। एनर्जी पर सेकंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं। तो इंटेंसिटी हो गई, पावर हो गया। ये पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पक्का। तो इन क्वांटा के लिए ये हो जाता है, एनर्जी क्वांटाइज होगी हमेशा के लिए। पक्का। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है कि हर एक बंदे के पास, हर एक रेडिएशन के पास एक एनर्जी है, जिसको क्या बोल देते हैं, रेडिएंट एनर्जी। वो एनर्जी जो होगी हमेशा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगी, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, और इसी को नाम क्या देते हैं हम लोग, क्वांटा बोल देते हैं। और एनर्जी के बारे में बात करें तो एसोसिएटेड विथ रेडिएशन कितनी एनर्जी होती है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ई इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स पर सेकंड। पक्का। ये छोटे छोटे आप इसके ऊपर कैलकुलेशन दी होंगी, कैलकुलेशन करते चले जाओ। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सब फोटोन की लाइट है, एंगस्ट्रॉम में दिया है, 1 जूल एनर्जी देनी है, 1 जूल एनर्जी देनी है। 1 जूल एनर्जी में भाई साहब एक सिंपल सी बात बता देता हूं, एनर्जी का यूनिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन्स पूछा जा रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एन। सर लेमडा के टर्म्स में दिया गया है तो एच सी बाई लेमडा। एन निकालना है तो क्या लिखूंगा, ई लेमडा अपॉन क्या लिख दूंगा, एच सी। यही होगा शायद। सर ई कितना है, 1 जूल। सर लेमडा कितना है, यहां गलती से भी एंगस्ट्रॉम मत पुट कर देना, ऑब्वियस है 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 की पावर -10 मीटर्स। यही होगा शायद। पक्का। और h की वैल्यू क्या होगी, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। सर स्लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8। सर ये वैल्यूज निकालते रहिए, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, जितना भी आएगा, ऊपर आ गया 4 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई ये कितना हो गया, 19.8 इंटू 10 की पावर 19.8 इंटू 10 की पावर -26। सर ऊपर जाएगा 4 अपॉन इसको अप्रोक्सीमेटली 20 ले लेते हैं, 10 की पावर ऊपर गया तो +26 -7 कितना हो जाएगा, +26 और -7 क्या आ जाएगा, +19 आ जाएगा। +19 के आसपास का आंसर 2 आ रहा है। 4 अपॉन 20 को क्या लिखेंगे, 1/5। अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट आंसर, बिकॉज मैं राउंड ऑफ करके 1/5 0.2 तो इंटू 10 की पावर +19, तो ये दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 की पावर 18 के आसपास, 2 इंटू 10 की पावर 18 के आसपास। मैं राउंड ऑफ करना सिखा रहा हूं आपको और कुछ भी नहीं, 2 इंटू 10 की पावर 18 करना सिखा रहा हूं। हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। फिर किसने बोला सर एक काम करते हैं, ये 2013 का क्वेश्चन देखो, 2013 का क्वेश्चन देखो, यहां इवन एग्जाम में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है, बस सामने वाला मजे क्या ले रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को नॉर्मल ना दे, किस में दे रहा है, नैनोमीटर्स में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। तुम्हें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो जानबूझ के मजे ले रहा है। भाई तुम सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि एक बात बताओ, स्पीड ऑफ लाइट जो सी की वैल्यू दी हुई है वो कुछ नई दी हुई है क्या, नैनोमीटर्स पर सेकेंड। नैनोमीटर का मतलब क्या हो जाता है, 3 इंटू 10 की पावर, 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 17। नैनोमीटर्स मतलब 10 की पावर -9 से, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम हॉल में आपको कुछ भी चेंज नहीं किया है, आप देखो सेम वैल्यूज को बस अलग तरीके से लिख दिया है डराने के लिए, ताकि आप सोचो अरे भाई पता नहीं क्या चल रहा है। अरे कुछ नहीं भाई साहब, वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ निकाल दो। वेवलेंथ कितना हो जाएगा ये देख लो अपने पास। सर वेवलेंथ निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना, वेवलेंथ निकालना है तो सी बाई क्या करेंगे, न्यू, सी बाई न्यू कर दो। सी बाई सी क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 की पावर कितनी हो गई, 15। सर ये कितना हो गया, 2, 1/2 0.5 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएंगे -7, और इसको हम लोग सही से लिखना चाहें तो 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -8। वो बोल रहा है नैनोमीटर से बताइए, कोई दिक्कत नहीं सर, 10 की पावर इसको -9 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू कम कर रहा हूं, जैसे ही ये कम करूंगा सर इसको क्या लिख दूंगा, 50 नैनोमीटर्स लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा, 50 नैनोमीटर्स। कितना लिख दूंगा, 50 नैनोमीटर्स। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे ये चीजें निकालते रह जाओ। पक्का। अब देखोगे यूनिट्स ऑफ एनर्जी इस टॉपिक में बहुत ज्यादा परेशान करेगा। यूनिट्स ऑफ एनर्जी अलग अलग लेवल पे होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास। यूनिट ऑफ एनर्जी जैसे एक होता है जूल,
अब 1 जूल जो होगा, 1 जूल जो होता है, अगर मैं बात करता हूं 1 जूल के बारे में बात करूं तो 1 जूल और कैलोरी, तो अलग अलग यूनिट्स है, पहले वो लिख देता हूं, कैलोरीज होती हैं। और यहां पे क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है, ईवी से लिखते हैं हम लोग, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर वोल्टेज देते हो तो उसके अंदर एनर्जी आती है और उसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये देख लो अपने पास ये क्या होने वाला है, ठीक है, जूल्स हो गई, कैलोरीज हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब यहां पे ध्यान से सुनना सर, अगर मैं बात करूं तो 1 कैलोरी इज नथिंग 4.2 जूल्स, 1 कैलोरी इज नथिंग 4.2 जूल्स। कोई फिजिक्स वाला है तो उसको बोलेगा सर अर्ग्स छोड़ दिया आपने, अर्ग्स भी लिख सकते हो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जो केमिस्ट्री में यूज होनी है वो बात कर लूंगा मैं। सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट आता कैसे है सर, देख लेना अपने पास, एनर्जी ड्यू टू, ये आता कैसे है, एनर्जी ड्यू टू वोल्टेज V ऑन चार्ज Q, अगर किसी चार्ज पे, तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, Q इंटू V। ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हो, उसी का यूज करके मैं क्या करने वाला हूं, अगर एनर्जी वोल्टेज V लगाता हूं किसके ऊपर, चार्ज किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं। तो आप इसका यूनिट देख लेना अपने पास, इवन जैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है ना, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाती है। एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा लिखूंगा, अब H फिक्स्ड है, C फिक्स्ड है, ये एनर्जी अगर यहां H किस में पुट करता हूं, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड पुट करता हूं, ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड पुट करता हूं, लैम्डा मीटर में पुट करता हूं, तो एनर्जी किस में आएगी, जूल्स में। लेकिन शॉर्टकट देख लो अपने पास, शॉर्टकट क्या बोलता है सर, आप ना डायरेक्ट एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको जूल्स में कन्वर्ट करना आसान है। रीजन कि सर आपके पास हर एक टाइम वेवलेंथ जो होगा वो एंगस्ट्रॉम में दिया होगा, नहीं तो नैनोमीटर्स में दिया होगा, तो ये क्या हो जाता है 420 डिवाइड बाय लैम्डा, किस में आ जाएगा, नैनोमीटर्स में। सर सीधा सीधा आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले का यूज करके, सीधा सीधा आप इस फॉर्मूले का यूज करके, आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल सकते हो। इवन एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप चाहते हो एंगस्ट्रॉम में पुट करना, तो यहां पे देख लो, एंगस्ट्रॉम में पुट कर दो, एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको अब आज के टाइम पे पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो एनर्जी का शॉर्टकट ये हो जाता है, या तो आप ऐसे कैलकुलेट करो कोई दिक्कत नहीं, या फिर अगर कहीं कहीं लैम्डा नैनोमीटर्स में दिया है तो फटाफट क्या करो, इससे डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दो, फिर यहां डिवाइड करके एंगस्ट्रॉम में इसको निकाल लो, तो एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा आ जाता है। इवन एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बात करते हैं, अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बात करते हैं, अगर एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बात करें तो ये देखना अपने पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या क्या आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या क्या आ जाता है। जैसे मैं अगर आपको बताता हूं कि सर एक कोई बंदा है, उसने क्या किया, एक न्यू फ्रीक्वेंसी ऐड करी और ये दो फ्रीक्वेंसी रिलीज करी, ये अब्सॉर्ब कर रहा है और ये दो फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है। तो यहां पे ना फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन एक चीज बता सकते हो कि एनर्जी जो इनिशियल होगा, वही एनर्जी जो अब्सॉर्ब्ड होगा, वही एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। और यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हो, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये देख लेना अपने पास, एच न्यू इज इक नथिंग, एच न्यू 1 प्लस एच न्यू 2 लिख सकता हूं, एच कॉमन कर दूं तो न्यू 1 प्लस क्या लिख सकता हूं, न्यू 2 लिख सकता हूं। तो एनर्जी के केस में देखोगे फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली एडिटिव हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एडिटिव। लेकिन अगर यही चीज मैं, यही पिक्चर किसके लिए बनाता, वेवलेंथ के लिए बनाता, अगर यही चीज मैं वेवलेंथ के लिए बना रहा होता, यहां लैम्डा 1 और यहां लैम्डा 2 कर देता, तो पता है एनर्जी क्या होती, यहां पे एनर्जी अब्सॉर्ब क्या होती। सोचो अपने पास, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली एडिटिव है एनर्जी के केस में, लेकिन अगर इसके केस में, वेवलेंथ के केस में बात करूंगा, तो एनर्जी जो होगी किसके केस तरह बनेगी, एच सी बाई क्या बनेगा, लेमडा, एंड दैट विल बी एच सी बाई लेमडा 1 प्लस क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा 2, एच सी बाई लेमडा 1 प्लस क्या बन जाएगा, एच सी बाई लेमडा 2। यहां से सर सब कुछ कॉमन हटा देंगे, तो सर ये देख लो अपने पास, ये छोटे छोटे चीजें बन जाएंगी, ये छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बन जाएंगी पक्का। तो 1 बाई लेमडा इज नथिंग 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2, यहां एनर्जी कंजर्व करना। अच्छा हो सकता है ये पिक्चर उल्टी भी दी जाए, मतलब लेमडा 1 लेमडा 2 एब्जॉर्ब हो रहा हो और लेमडा क्या हो रहा है, एमिट हो रहा हो, तो एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज करना है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में दो तीन चीजें आ गई, एक तो ये फॉर्मूला आ गया एच न्यू के साथ साथ ये भी आ गया एच सी बाई लेमडा कैसे निकालते हैं, लेमडा 1 कैसे निकालते हैं, लेमडा 2 कैसे निकालते हैं। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाती है, लैम्डा। इसी को यूज करके हम लोग बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं। उसमें से मेजर चीज जो आती है वो एक और चीज है यहाँ पे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बोलता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन पता है क्या बोलता है कि भाई तुम दुनिया में कुछ भी करने जाओ, ब्लैक बॉडी एक ऐसा आइडियल बॉडी जैसे कार्नोट इंजन होता है। जिंदगी में कार्नोट इंजन एग्जिस्ट नहीं करता, बट एक आइडियल कंडीशन है, एक आइडियल कंडीशन हम लोग मान लेते हैं कि एक ऐसी आइडियल सिचुएशन होगी जहां पे आप जितनी एनर्जी, मतलब एफिशिएंसी आपकी 100% हो जाएगी। सिमिलरली ब्लैक बॉडी में होता है। ब्लैक बॉडी भी एक ऐसी कंडीशन बना लेता है जहां पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि भाई इसकी जो सारी की सारी ये क्या करेगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। यहां पे एक दो चीजें आती हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखना। और एक एनसीईआरटी का ग्राफ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, वो ध्यान देना। यहां पे क्या हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखते टाइम क्या हो रहा है कि भाई सिंपल चीज है, यहां पे बोला गया कि सर एक ब्लैक बॉडी होगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर सीधी सी बात है, एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज के इक्वल कर दोगे। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पे एक चीज देखने को क्या मिली, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं किसका, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, ध्यान से देखना अपने पास इंटेंसिटी, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी है और आपको भी मिल सकता है। वेवलेंथ का ग्राफ बनाना शुरू किया तो पता है यहां देखने को क्या मिल रहा है मुझे कि सर इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मतलब इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ का जो नेचर होगा, शुरुआत में ज्यादा होगा, एक लिमिट तक ही बढ़ता है। अदरवाइज आप सिंपल सोचो ना कि एनर्जी क्या हो रहा होता, एनर्जी क्या हो रही होती है, इंटेंसिटी क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वेवलेंथ बढ़ रही होती है, चीजें ऐसी। इन्होंने क्या देखा कि भाई साहब नहीं, आप रेडिएशन का ग्राफ देखोगे एट अ गिवन टेम्परेचर, याद ना कि कौन सा ग्राफ है, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप ग्राफ बढ़ाते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, तो सर वेवलेंथ क्या होगा, ऐसे फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन फिर एक ग्राफ आता है, ये ध्यान से देखना, और यही क्वेश्चन बनेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो एनसीईआरटी में ये ग्राफ दिया हुआ है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ ये दिया हुआ है। ये T2 टेम्परेचर पे है, ये T1 टेम्परेचर पे है। याद रखना टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, सर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे क्या होने वाला है, मैंने थोड़ा ग्राफ गड़बड़ खींच दिया, ग्राफ थोड़ा गड़बड़ बना दिया मैं, रुक जाओ 1 मिनट तो मुझे ना। इसमें अगर मैं वेवलेंथ का ग्राफ बना देता हूं, अगर मैं वेवलेंथ का ग्राफ बनाता हूं तो मैं इसका ग्राफ में क्या हो रहा है ना, एक मिनट देखो, ये ग्राफ ना ऐसे बनेगा, मैं चलो यार ये देखो, अगर ये ग्राफ ऐसे है, ये किस टेम्परेचर पे ले लिया, T1 पे, और T2 टेम्परेचर पे ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T1। T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1। ग्राफ में याद रखना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ग्राफ किधर की तरफ जाएगा, ऊपर जाता जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में चलता चला जाएगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक सिंपल चीज बताएगी कि एक ऐसा ब्लैक बॉडी होता है जो, देखो आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या, आपको ही पता है कि भाई 100% कोई ऐसा बोलता तो एनर्जी हमेशा कंजर्व थोड़ा रहती है। एनर्जी ऐसा होता तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल क्यों होता, कि सर आप गाड़ी जाते टाइम, पेट्रोल जाते टाइम, अगर पहाड़ पे जाते टाइम अगर एनर्जी यूज हो रही है तो आते टाइम एनर्जी मिल जाती, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी उसी का एग्जाम्पल है। इन्होंने बोला कि एक ऐसा बंदा होगा जो 100% एमिट करेगा, 100% एब्जॉर्ब करेगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ देखोगे, रियल लाइफ में अगर देखते तो ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ सीधा जाना चाहिए था, बट ये क्या होता है, एक लिमिट के बाद क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये याद रखना, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है और वो एक ग्राफ का बनेगा कि इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बता दो कैसा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर कम करने पे क्या होता है। पक्का हो जाएगा सर। तो ये छोटी छोटी चीजें। इसके बाद जो होता है, देखो मेरे पास क्या आ गया, मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। मैंने ये देखा, एक तो प्रीवियस रिवाइज किया, फिर हम लोगों ने आज ये देखना शुरू किया कि थॉमसन मॉडल से लेके रदरफोर्ड आना आसान था। थॉमसन के जस्ट बाद कौन आ गया, रदरफोर्ड आ गया। लेकिन रदरफोर्ड के बाद बोर्स आने के बीच में बहुत सारी चीजें हो रही थी, मतलब बोर्स के डेवलपमेंट तक आने तक के लिए हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, फिर हमें अभी क्या देखना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा, और अगली चीज क्या देखनी शुरू करी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर मिल
मिल जाएंगे। कौन कौन से? तो एक को हम लोग बोल देते हैं कि सर उसका क्या हो जाएगा, पार्टिकल नेचर। एक को क्या बोल देते हैं हम लोग कि पार्टिकल नेचर होगा। और दूसरा क्या कहलाता है अपने पास, एक को हम लोग बोल देते हैं वेव नेचर। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में सबसे पहले और जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो पार्टिकल नेचर में ये चीज, इसी के लिए हमने आइंस्टाइन को अपने पास क्या दिया है, नोबेल प्राइज दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखना E = mc स्क्वायर के लिए नहीं मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने मैथमेटिकली अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसके लिए हमें दिया था। जैसे अब वेव नेचर का मतलब क्या हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, जो भी आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, पोलराइजेशन हो गया, ये सब छोटी छोटी चीजें, इंटरफेरेंस हो गया, अगर मैं बात करूं इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, तो ये सब जो चीजें हैं ये सब क्या है, वेव नेचर में। मुझे पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करने के लिए लाइट का जो सबसे पहला बंदा आया वो क्या बोला, सर वो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा, पार्टिकल नेचर मतलब मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गई, ये सब क्या होते हैं, पार्टिकल नेचर होते हैं। वेव नेचर मतलब क्या हो गया कि सर लाइट है या इन द फॉर्म ऑफ वेव, कि सर पोलराइजेशन हो रहा है, लाइट बेंड हो रहा है, लाइट मूव कर रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सब चीजों को क्या बोलते हैं, वेव नेचर बोलते हैं। पार्टिकल नेचर मतलब क्या हो गया, सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब आके हिट करेगा, एनर्जी देगा, हीट देगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, ये सब क्या कहलाता है, पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या होता है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, वेव नेचर कहलाती है। ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, वेव नेचर कहलाती है। ये क्या कहलाता है, पार्टिकल नेचर कहलाता है। पक्का। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट मतलब दो टाइप के नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। हमें जो पढ़ना है सबसे ज्यादा, अब जैसे पार्टिकल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा यूजफुल है। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले किसने बताया, हर्ट्ज ने बताया। हर्ट्ज ने क्या बोला कि सर, हर्ट्ज ने क्या बोला कि हर्ट्ज ने ना पहले सेटअप बनाया, इन्होंने क्या किया, एक सेटअप बनाया जिसमें क्या बोला कि व्हेन अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ, व्हेन अ सुटेबल लाइट ऑफ, सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट, व्हेन अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट, व्हेन अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल्स on a metallic surface, on metallic surface, it releases, या बोल सकते हैं it produces photoelectric current, या बोल सकते हैं कि हाँ भाई इन्होंने लाइट को प्रोड्यूस करना शुरू किया। मतलब हर्ट्ज के हिसाब से उनको कुछ भी मैथमेटिकली आइडिया नहीं था, उन्होंने बोला कि यार कोई मेटालिक सरफेस है, मान लो ये मेटालिक सरफेस है, ये मेटालिक सरफेस है, तो मेटालिक सरफेस में क्या होगा, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, इसके ऊपर ना कोई पार्टिकुलर सुटेबल लाइट डालो, पार्टिकुलर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल देना, और फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो हो क्या रहा है, कुछ देर अगर उससे कम रहा तब तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है। ये हर्ट्ज का सेटअप था, लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ मेटालिक सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब कि कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डालोगे तभी आएगा। अब वो किससे ऊपर डालोगे, क्या डालोगे, हर्ट्ज बेचारे बोल नहीं पाए। हर्ट्ज जाए, उन्होंने बोला यार ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि किसी मेटालिक सरफेस पे अगर कोई लाइट आती है, अगर इंसिडेंट लाइट आती है किसी पार्टिकुलर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, इंसिडेंट लाइट आती है किसी पार्टिकुलर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने वाला है। वो क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने वाला है, और इसी इलेक्ट्रॉन एमिशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पक्का। कैसे होगा, अब ये बात कौन बताएगा, आइंस्टाइन भाई साहब। आइंस्टाइन भाई साहब आने से पहले उन्होंने दो तीन चीजें बताई। आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन मैथमेटिकली एक्सप्लेन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने क्या करना शुरू किया, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना शुरू किया कि सर क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इन्होंने बोला भाई साहब जो ये मेटालिक रॉड दिख रहा है ना, मेटालिक सरफेस, इसमें क्या हो रहा है, एक कुछ पार्टिकुलर जो आप बोल रहे हो ना कि यहाँ पे आ रहा है, ये एनर्जी अपने आप नहीं रिलीज कर रहा। इन्होंने कुछ चीजें बताई कि मेटल्स के पास अगर बात करते हैं तो मेटल्स के लिए इन्होंने कुछ चीजें डिफाइन करी। एक चीज डिफाइन करी जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, या फिर हम लोग बोल देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन या फिर क्या कर दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम लोग लिखेंगे बार बार E0 के फॉर्म में या फिर W के फॉर्म में। इन्होंने क्या बोला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बोला कि सर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस। मिनिमम इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी
तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज होगा। और आइंस्टाइन ने क्या बोला कि ये वर्क फंक्शन जो होता है या ई नॉट जो होता है, अगर आप सही से लिखना चाहो तो इसको एच न्यू नॉट लिख सकते हो या एच सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हो। देखो बहुत सिंपल सी बातें करेगा, एच न्यू नॉट या फिर क्या कर देगा, एच सी बाई लेमडा कर देगा, या फिर क्या कर देगा, एच सी बाई लेमडा नॉट। क्या हो रहा है, तो सर यहाँ पे न्यू नॉट क्या है, तो न्यू नॉट के बारे में बात करते हैं तो इसको बोलता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी मैथमेटिकली प्रूव भी कर देगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे। लेमडा नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। पक्का, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो क्या हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वर्क फंक्शन के बारे में बोला कि यार सबसे कम होगा, मान लो जैसे कोई एनर्जी आ रही है, मान लो ये मेरा मेटालिक सरफेस है, ये मेरा मेटालिक सरफेस है, ये क्या है, मेरा मेटालिक सरफेस है। आइंस्टाइन ने बोला सुनो ऐसा है, मेटालिक सरफेस है, तो इधर से कोई लाइट आएगी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, न्यू है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, ठीक है, तो यहां पे उसको कुछ देर तक किससे, यहां पे क्या होगा, वर्क फंक्शन, या फिर क्या होगा, ई नॉट। अगर इसकी एनर्जी इससे ज्यादा हुई, अगर इंसिडेंट एनर्जी की ज्यादा हुई, तभी जाके क्या होने वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। और इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, यहां फोटो इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, ऑब्वियस है लाइट जो होगी अपने पास इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा पाएगा। तो देख लो, पक्का। अब यहां ध्यान से सुनना, मैथमेटिकली क्या बोला जाता है कि इंसिडेंट लाइट, ई इंसिडेंट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट कितना होना चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैथमेटिकली आइंस्टाइन ने क्या बोलना शुरू किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंसिडेंट एनर्जी कितना होना चाहिए, तो सर वर्क फंक्शन प्लस किसके इक्वल होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। सर इंसिडेंट एनर्जी क्या लिख दूं, एच न्यू लिख दूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियस है ना सर, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगा, या फिर इसी को लिखना चाहो न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सर काइनेटिक एनर्जी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम ई इंटू वी स्क्वायर, वेयर एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v is वेलोसिटी। सर ये आपके ऊपर है, अब आप इसको किस तरह रिलेट कर सकते हो। ये क्या हो गया अभी, पक्का वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो गया। किसने बोला सर मुझे ऐसे पसंद नहीं आ रहा, आप वेवलेंथ के टर्म्स बताओ, तो वेवलेंथ के टर्म्स में क्या लिखूंगा, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस क्या लिख दूंगा, काइनेटिक एनर्जी। ये देखने अपने पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालोगे, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एच सी कॉमन ले लो तो 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूंगा, एच सी क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू लेमडा नॉट, और यहाँ पे लेमडा नॉट माइनस क्या हो जाएगा, लेमडा। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, पक्का। काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला भी होगा। सर मैथमेटिकली ये एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने क्या बोला कि मैथमेटिकली मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने इतने सारे अवार्ड्स लिए कि भाई मैं एक्सप्लेन करूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इन्होंने बोला सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तभी मेटालिक ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने वाला है। याद रखना एक सिंपल सा रूल होता है फिजिक्स में कि सर एक फोटोन releases one photon releases one photo electron, one photon releases one photo electron। एक सिंपल सा रूल होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते एक ही बंदा दो चार निकाल दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक फोटोन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे, अगर 10 फोटोन लेके आओगे तो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, अगर 10 फोटोन लेके आओगे तो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। याद रखना नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, याद रखना अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बोल दो या नंबर ऑफ ये देख लो, फोटॉन्स मतलब क्या हो जाते हैं, लाइट के केस में क्वांटम को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटा को क्या बोल देते हैं, फोटॉन्स बोल देते हैं। लाइट के केस में क्या बोलते हैं, क्वांटा को क्या बोल देते हैं हम लोग, फोटॉन्स बोल देते हैं, जो लाइट के केस में होता है। तो अगर नंबर ऑफ
फोटॉन्स बढ़ते हैं, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो जाएगी अपने पास, एनर्जी क्या रहेगी अपने पास, एनर्जी नहीं, मैं क्या बोल रहा था, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी अपने पास, बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी से क्या होगा कि सर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एमिटेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, ये क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। और जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट होंगे तो ऑब्वियस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा एमिट होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा अपने पास, ज्यादा एमिट होना शुरू हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ज्यादा एमिट होना शुरू हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। लेकिन सर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से याद रखना, इंटेंसिटी अगर चेंज होगी, इंटेंसिटी डू नॉट चेंजेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं करता है, ये ध्यान रखना। कैसे, मैं बता भी दूंगा अभी, ये देख लो। इंटेंसिटी जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के ग्राफ बनाओगे, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओगे, ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी का ग्राफ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि सर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते हो तो फॉर एन फोटोन आप सेम इक्वेशन लिखना शुरू करो, फॉर एन फोटॉन्स आप सेम इक्वेशन लिख दो, n इंटू एच न्यू लिखोगे, n इंटू एच इंटू न्यू नॉट लिखोगे, और क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी, यही लिखोगे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना लिख देता हूं, हाफ इंटू mv स्क्वायर, और n फोटॉन्स के लिए कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n फोटॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई। तो देख ले भाई, काइनेटिक एनर्जी तेरा जो होगा अभी भी कितना रहा, h इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट रहा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ध्यान रखना। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी चेंज करोगे, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज, अब यहां पे देखो कैसे काइनेटिक एनर्जी कैसे एक्सप्लेन होती। अब किसने बोला सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैथमेटिकल प्रूफ बताओ, तो मैथमेटिकल प्रूफ देखो आइंस्टाइन कैसे देने वाला है, मैथमेटिकल प्रूफ देखो कैसे देने वाला है। सर ये देख लो, अगर न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट हुई तब तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, और तभी हम लोग क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हम लोग क्या करने वाले हैं, तब जाके ऑब्जर्व करने वाले हैं। सर अगर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू नॉट हो गई, इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और यहां पे हम बोल सकते हैं कि नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बार बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना ना लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूं। और अगर सर न्यू लेस देन न्यू नॉट हो गया तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकती, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर याद रखना अपने पास, सर इंटेंसिटी अपने पास, इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है काइनेटिक एनर्जी पे, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, सर एक और फॉर्मूला था hc, न्यू नॉट माइनस, सॉरी न्यू नॉट कह रहा हूं, लेमडा नॉट माइनस लेमडा डिवाइड बाय लेमडा, ये था। अब यहां पे भी देख लो, अगर लेमडा नॉट ग्रेटर देन लेमडा है, लेमडा नॉट अगर ग्रेटर देन लेमडा है, तब तो सर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यहां पे क्या देखने को मिल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। अगर आपकी अपने आने वाली जो चीजें हैं, मतलब लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और इनकमिंग वेवलेंथ, अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा है इनकमिंग वेवलेंथ से तब तो ठीक है, लेकिन अगर लेमडा नॉट इक्वल्स टू लेमडा हो गया तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और फिर से यहां पे क्या लिखेंगे, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला है। और अगर मैं बात करूं लेमडा नॉट अगर लेस देन लेमडा आ गया, तो सर लेमडा नॉट लेस देन लेमडा आ गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने पास सिंपल सा नॉट पॉसिबल, ठीक है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा।
पक्का। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ जो होगा एक दूसरे का। देख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ कहाँ काम कर सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के काम करने का तरीका देख लो, फोटो इलेक्ट्रिक के काम करने का तरीका देख लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब कब काम कर सकता है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहे, जब आपकी फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा रहे, थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहे, या फिर आपकी वेवलेंथ जो हो, आपकी जो वेवलेंथ हो वो वेवलेंथ किससे कम रहे, थ्रेशोल्ड से कम रहे। फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, मैं एक कंडीशन लिख देता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व करते हो आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, बस ये कंडीशन याद रखना, व्हेन आपकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जब आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो हो लाइट की, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो हो मतलब न्यू, ये ग्रेटर हो किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ये किससे ग्रेटर हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए, न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। या फिर या तो ये कंडीशन हो, या सेकंड क्या कंडीशन हो जाए कि सर आपकी जो इंसिडेंट वेवलेंथ हो, आपकी जो इंसिडेंट वेवलेंथ हो, इंसिडेंट वेवलेंथ जो होगा, इंसिडेंट वेवलेंथ जो होगा ये क्या होना चाहिए, लैम्डा, ये कम होना चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। ये किससे कम होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, लैम्डा नॉट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पक्का। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व करते हैं जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड से, या इंसिडेंट वेवलेंथ किससे कम हो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। पक्का। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन होता है, इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी को कोई लेना देना नहीं। सर एक बंदा आएगा ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, किसने बोल दिया कि सर अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ये दोनों इक्वल हो गए तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब ऑन द वर्ज आ जाता है। कोई बोले सर क्यों नहीं होगा, अरे भाई उस क्या हो जाएगा, दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। ये जो कंडीशन है ना, ये मतलब क्या हो गई, दरवाजे पे आके खड़े होने वाली कंडीशन हो गई कि भाई साहब मैं ना मेरी बस अब सफिशिएंट हो चुका हूं, इससे थोड़ी सी भी ज्यादा एनर्जी दोगे ना तो मैं क्या करूंगा, लाइट क्या करूंगा, एमिट कर दूंगा। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब का आपस में रिलेशन होता है। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब का रिलेशन देखोगे। अब यहां छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन निपटा दो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिए गए मुझे, ये क्वेश्चन दिए गए कि सर ये क्वेश्चन दिया गया, बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालिए when light of frequency this falls on a metallic surface having threshold frequency this। काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा आपको फॉर्मूला पता था, अभी जस्ट आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है एंड दैट इज h न्यू माइनस क्या करना है, न्यू नॉट। h की वैल्यू पुट कर दो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। न्यू की वैल्यू कितनी है, तो न्यू की वैल्यू कितनी हो रही है 3.5 इंटू 10 की पावर 15 माइनस ये कितनी हो रही है 1.5 इंटू 10 की पावर कितनी हो रही है 15। सर सॉल्व करेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 2 टाइम्स 10 की पावर कितनी हो जाएगी 15। सर सॉल्व करो कितना आ रहा है 13.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और 13.2 को हम लोग चाहें तो 1.32 कर देंगे और 10 की पावर माइनस 18 जूल्स लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला कहां से आया, तो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको फिजिक्स में ही मिलने वाला है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे भाव नहीं दे रहा हूं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है, देखना ध्यान से, सर नैनोमीटर्स में दिया हुआ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो आपके पास क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन क्या होता है, एच सी बाई लेमडा नॉट हो जाता है। एच सी बाई लेमडा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, सी की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लेमडा नॉट कितना हो जाएगा, लेमडा नॉट कितना हो जाएगा 330 इंटू 10 की पावर माइनस 9। कितना हो गया सर अपने पास, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो गया 19.8 डिवाइड बाई 330 इंटू 10 की पावर माइनस 26 और प्लस 9, माइनस 26 और प्लस 9 कितना आ जाएगा, माइनस 26 और प्लस 9 माइनस 17, माइनस 17 हो गया। इसको भी ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 18। 19.8 डिवाइड बाई 33, तो ये वैल्यू जो आएगी कितनी आ रही होगी 19.8 इंटू डिवाइड बाई 33, अगर मैं देखता हूँ तो कितना आ रहा है 19.8 डिवाइड बाई 33, 0.6 के आसपास, 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर
इसकी 10 की पावर -19, कौन सा आ जाएगा, वर्क फंक्शन इतनी आ जाएगी। सीधा सीधा आंसर्स कैलकुलेट कर दो, सीधा सीधा आंसर्स कैलकुलेट कर दो, बस और कुछ नहीं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऐसे निकाल दो। सर ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सर क्या दिया हुआ, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चाहे तो निकाल सकते हैं ना, अभी जस्ट फॉर्मूला एक शॉर्टकट पड़ा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, कैसे ये देख लो अपने पास। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है। एक बात बताना सर, एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूं क्या सर, 200 नैनोमीटर्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। सर इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 62/2 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट एनर्जी इतनी आ गई तो सर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, सर आपको ही पता है, इंसिडेंट एनर्जी में से क्या माइनस कर देना है, इंसिडेंट एनर्जी में से क्या माइनस करना है, वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना है 4, आंसर कितना आ जाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर किस में है, जूल्स में है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल से मल्टीप्लाई कर दो। सर आंसर देखोगे 3.5 इंटू क्या आ जाएगा, 10 की पावर -19 जूल्स आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लीजिए सर, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लो। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ अल्ट्रावायलेट लाइट 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉल हो रहा है, किसके ऊपर सर, एल्यूमिनियम सरफेस के ऊपर। वर्क फंक्शन कितना है सर, वर्क फंक्शन कितना है 4.2। तो काइनेटिक एनर्जी बार बार बोल रहा हूं क्या होगा सर, इंसिडेंट एनर्जी माइनस क्या करने वाला हूं, इंसिडेंट एनर्जी माइनस क्या करने वाला हूं सर, वर्क फंक्शन के, सीधा लिख देता हूं वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी कितनी है 6.2, ये कितना है 4.2, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिखने वाला हूं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19। तो ऐसे निकाल दो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकल रहे होंगे पक्का। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो वो अपने पास कहानी देख लो, मेरे पास क्या क्या आ गया, ध्यान सुनना आज की कहानी में। मेरे पास क्या क्या आ गया, मुझे किसने बोला कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वेव्स पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा, उसके शॉर्टकट पढ़े रेडियो में, आई वॉव यू, आई वचन देता हूं कि क्या करना है, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा, उसकी चीजें पढ़ी, वेव्स पढ़ा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब का रिलेशन पढ़ लिया हम लोगों ने। अब क्या क्या चीजें मेरे पास आती हैं, ध्यान से सुनना, अब क्या क्या चीजें आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज क्या आने वाली है। और यही, अब यहां तक देखो, यहां तक अभी तक बोर्स ने कुछ नहीं बोला था, अब बोर्स आएगा, लेकिन बोर्स के आने से पहले एक दो चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बेसिक फिजिक्स अपने को पता होनी चाहिए। बेसिक फिजिक्स ऐसे आपको आती है, लेकिन फिर भी एक बात बताओ, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना होता है, +E, ई होता है ना, ई किसको बोलते हैं, तो सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और ये प्लस है, इसी को हम लोग क्या ले लेते हैं, ई ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे होता है तो माइनस ही लिख देते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे लिखता, अगर मैं ऐसे बोलता चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे बताओ तो कितना लिख देते तुम, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इसी को क्या लिखते हैं, माइनस ही, यही होता पक्का। सर एक बात बताना, न्यूक्लियस के ऊपर ध्यान सुनना, इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम में जाते हो सर, व्हाट इज द चार्ज, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है सर, सीधा सीधा लिख दूं जेड, या फिर इसको लिख दूं एटॉमिक नंबर, देखना ध्यान से, एटॉमिक नंबर। सर चार्ज ऑन न्यूक्लियस निकालना है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस निकालना है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, एक प्रोटॉन है तो उसके ऊपर कितना होता है +E, और हमारे पास कितने प्रोटॉन्स हैं जेड, तो हमारा टोटल न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, ZE हो जाएगा, प्लस इंटू जेड इंटू ई हो जाएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट जो बोर्स मॉडल आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर एक न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस इंटू जेड इंटू ई। दूसरा सर हम लोग की लाइफ में एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है F Q1 Q2 बाई R²। ये इसको हम लोग बोल देते हैं कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक या फिर क्या बोल देते हैं कूलम्बिक फोर्स, या फिर क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स या फिर क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किसके इक्वल होता है, K Q1 Q2 बाई R², यही होगा K Q1 Q2 बाई R²।
पक्का। और के की वैल्यू क्या होती है वो छोड़ दो अभी, पोटेंशियल आप फिजिक्स में पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो सर इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं बात करूंगा तो इसका वैल्यू होता है के Q1 Q2 बाई आर आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, के Q1 Q2 बाई आर आ जाती है, पक्का। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि सर चार्ज, अभी ऐसे बता चुका हूं, चार्ज अगर एनर्जी निकालना शुरू करूं, एनर्जी ऑन चार्ज Q, ऐसे तो बता चुका हूं, फिर भी आज फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑन आफ्टर अप्लाइंग, अगर आफ्टर अप्लाइंग, ये ध्यान सुनना, आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज V, आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज V, आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज V, देन उस केस में सर एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, Q इंटू V। एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, Q इंटू V। इवन इसी पे चाहो ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक चीज और ऐड कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लो अपने पास, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चाहें तो एक चीज और ऐड कर सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, Vs से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है कि सर पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप, पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन, टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए कि भाई बाहर ना चला जाए मेटल के पूरे सरफेस से। फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम, फोटोइलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनको स्टॉप करने के लिए जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है, तो याद रखना अपने पास E इंटू VS इज नथिंग, काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही है। सर ये इलेक्ट्रॉन के कारण एनर्जी होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी एनर्जी होगी, चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा, ई क्या है आपको ही पता है, ई क्या है सर अपने पास, इसको हम लोग क्या नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं स्टॉपिंग एनर्जी। ये क्या रख देते हैं, स्टॉपिंग एनर्जी। स्टॉप करने के लिए जो एनर्जी लगाएंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के, E इंटू VS, VS क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन E। E क्या है तो सर अपने पास E की वैल्यू आप सबको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। E क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यही सेम कॉन्सेप्ट अब जो छोटे छोटे बेसिक फिजिक्स यूज हो रहे हैं मैं उसको यूज करना चाह रहा हूं आपके साथ कि ये चीजें होने वाली। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं यूज करने वाला हूं। एक दो चीजें आपसे आपको आता है, अब मुझे वो बोलने की जरूरत नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सबको पता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई होप सबने फिजिक्स में कर लिया है यार, नीट की तैयारी कर रहे हो, क्रैश कोर्स में हो, तो ये सब चीजें अब बेसिक आती हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं किसको, बोर्स मॉडल को। बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स और ये सब चीजें आज देखते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशंस ये सब कल हम लोग करेंगे। पहले बोर्स मॉडल की बात करते हैं। तो बोर्स मॉडल के ना जो पोस्टुलेट्स थे वो देख लो अपने पास ध्यान से। पोस्टुलेट्स क्या थे, या बोल सकते हैं ये वैलिड किसके लिए होता है, सर ये वैलिड होता है, वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ कहां पे वैलिड होगा, जहां एक ही इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के पास दो हैं तो हीलियम पे क्या लगा दो, +4। सर लिथियम के ऊपर कितने हैं, 3 होते हैं तो उसके ऊपर क्या लगा दो, +2। बेरिलियम के ऊपर कितने होते हैं, 4 होते हैं तो उसके ऊपर क्या लगा दो, बेस। ऐसे करके किसी के ऊपर, अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11, तो ये कितना लगा दो, +10। ऐसे हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं, इतना चार्ज आता नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन हाँ हाइपोथेटिकली हम मान सकते हैं। किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस, जहां भी एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसी के लिए। पोस्टुलेट क्या था, तो इसने कुछ कुछ चीजें बोली कि सर जो रदरफोर्ड ने बोला था ना वही सेम चीज, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, या जो बोल सकते हैं यहां पे क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा आपको, सीधा सीधा लिख रहा हूं कुछ कुछ पोस्टुलेट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपने वहां पढ़ा था, रदरफोर्ड में पढ़ा था, वही सेम चीज, वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल। वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। कैसे, सर आपने क्या पढ़ाया था कि सर अगर कोई चार्ज है, देख लो ध्यान से, ये न्यूक्लियस है और बाहर क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, ये अपोजिट वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये क्या लगेगा, कल याद करो हमने लास्ट क्लास में लिखा भी है, ये क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है, और इधर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, दो चार्जेस के बीच में, के Q1 कितना है, Z इंटू ई। सर ये कितना है, E,
डिवाइड बाई क्या लगने वाला है, आर स्क्वायर, और दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो पहला उसका पोस्टुलेट क्या हो जाएगा, पहला पोस्टुलेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहला पोस्टुलेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेकंड पोस्टुलेट में जो भाई साहब बात कर रहे थे, यहां पे क्या बोले, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन रिवॉल्व करते हैं कहां पे, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। लेकिन अराउंड न्यूक्लियस तो रिवॉल्व करेंगे, बट इन न्यूक्लियस, इन देयर फिक्स्ड एनर्जी पाथ, इन देयर फिक्स्ड एनर्जी पाथ नोन एज, देखो यहां से, अब यहां से कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, नोन एज ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इन्होंने कॉन्सेप्ट देना शुरू किया कि भाई स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलने वाले हैं इसको, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन इवॉल्व तो करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, देयर फिक्स्ड एनर्जी पाथ नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और सर इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन एनर्जी, जो पहले की प्रॉब्लम थी ना रदरफोर्ड में कि सर लूज करेगा गेन करेगा एनर्जी, इफ दे चेंजेस देयर ऑर्बिट्स, अगर वो ऑर्बिट चेंज करेंगे तभी वो ऑर्बिट चेंज करने पे ही अपने पास इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन एनर्जी तब करते हैं जो अपने ऑर्बिट को चेंज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा तभी वो अपने पास और इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करेंगे। अपने ऑर्बिट में अगर घूम रहे हैं तो इनकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर घूम रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। और यहां पे जब रिवॉल्यूशन की बात आई तो उसने एक तुक्का मारा कि भैया एंगुलर मोमेंटम जो होगा, ये तुक्का था रदरफोर्ड का जो बाद में जाके प्रूव हुआ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an orbit is directly proportional to is integral multiple of h upon 2 pi। क्योंकि भाई साहब को देखो अपने पास, इनको ना पहले से ही पता चल गया था कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvr इज नथिंग nh अपॉन 2 पाई। ये प्रूफ बाद में पता है कहां होगा, अभी हम लोग जब कल कर रहे होंगे डी ब्रॉगली ना, वहां पे प्रूव होगा। उससे पहले ही लेकिन उन्होंने तुक्का मार दिया था कि भाई एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। और एंगुलर मोमेंटम, भाई ये मत बोलना कोई एंगुलर मोमेंटम कैसे आया, एंगुलर मोमेंटम क्या करते हैं, मोमेंटम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस से, तो किसके इक्वल होगा, nh अपॉन 2 पाई, वेयर n is number of orbit, where n is number of orbit जो कि फिक्स्ड है 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे। पक्का, तो ये छोटी छोटी चीजें कर लो पक्का। mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। मेरे पास दो फॉर्मूलाज आ गए, उसके बाद इन्होंने बोलना शुरू किया, मैं देखो काम की चीज लिख रहा हूं, पूरा थ्योरी में लिखूंगा कोई फायदा नहीं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन बोला कि भाई फिक्स्ड एनर्जी पाथ होती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट। अगर आप इस रास्ते को चेंज करोगे, मान लो मैं इस यहाँ पे खड़ा हूं, ये मैं ग्राउंड फ्लोर पे मान लो खड़ा हूं, तो ग्राउंड फ्लोर में मेरी एनर्जी 0 है, तो मैं यहाँ उठ के यहाँ भी चला जाऊंगा ना, तो मेरी एनर्जी अभी भी कितनी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी अभी भी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। क्यों, क्योंकि मैंने अपने आप को ऊपर हाइट गेन नहीं किया ना, मैं सेम लेवल पे खड़ा हूं। mgh है, मान लो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh, अगर मैं सेम हाइट पे खड़ा हूं, यहां खड़ा रहूं चाहे वहां खड़ा रहूं, मेरी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो बोर्स ने बोला कि भाई साहब उनका एनर्जी का पाथ फिक्स्ड होता है, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती। वहां तुम भी चले जाओगे ना, तुम्हारी भी उतनी ही एनर्जी हो जाएगी। तो बोर्स ने ये सब बातें करनी शुरू करी कि भैया एनर्जी का पाथ फिक्स नहीं रहता, सॉरी एनर्जी किसकी फिक्स रहती है, पाथ की फिक्स रहती है, इलेक्ट्रॉन की नहीं होती। इलेक्ट्रॉन या तो रास्ता चेंज करेगा तो एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा। चौथी चीज क्या बोल दी, एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h बाई 2 पाई का, सर h बाई 2 पाई का। अब मेरे पास दो चीजें आ गई, ध्यान से देखना, अपने पास दो चीजें आ गई मेरे पास, और उसी को यूज करके अब मैं क्या यूज करने वाला हूं, डेरिवेशन करने वाला हूं। सर ये देख लो अपने पास, यहां से अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये देख लो, r की वैल्यू क्या आ गई, k z e स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर। ये r की वैल्यू यहां से आ गई, इससे r निकालना चाहूं, ये देख लो अपने पास, अब डेरिवेशन कर रहा हूं मैं, इससे r निकालना चाहूं ऊपर वाले से, तो r को मैं क्या लिख सकता हूं, n h अपॉन 2 पाई m इंटू वी, ये भी r हो गया। तो मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं, तुम्हें डेरिवेशन याद नहीं रखनी है भाई साहब, मैं पहले बता रहा हूं, मैं सीधा सीधा रिलेशन लिखूंगा, तुम भी वही रिलेशन याद रखोगे, उसके अलावा ना ही तुम्हें जरूरत है ना ही मुझे जरूरत है। इन सबको एग्जाम हॉल में आपको याद करके जाने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा लगता है तो आप रिजल्ट याद रखिए। m से m गया, सर वेलोसिटी अपने पास एक वेलोसिटी के साथ चली गई, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन n इंटू h। या फिर इसको सही से लिखना शुरू करूं तो वेलोसिटी को लिख सकता हूं 2 पाई k
ई स्क्वायर अपॉन एच, ये सारे कांस्टेंट को ऐसे लिख देता हूं, और यहाँ क्या हो जाएगा जेड बाई एन। सर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल क्या आ गया, ये आ गया। किसने बोला सर आपने एक ही, भाई देख शुरुआत में ही बोला उसने एक इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए मैंने बाहर क्या रखा है, एक ही इलेक्ट्रॉन रखा है। तो सर यहाँ पे वेलोसिटी किसकी इक्वल आ गई, इसकी इक्वल आ गई। अगर मैं सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूंगा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट, अगर मैं सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दूंगा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट की अगर वैल्यूज इक्वल पुट कर देता हूं सर, अगर पुट कर देता हूं तो वेलोसिटी की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आती है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 बाई एन जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड आ जाती। 2.18 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी वेलोसिटी, किसी भी ऑर्बिट में जाऊंगा, किसी भी ऑर्बिट में जाऊंगा उसके हिसाब से, वेयर जेड इज क्या आ जाएगा एटॉमिक नंबर, वेयर जेड क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और एन क्या हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ ऑर्बिट, वेयर जेड इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो कौन से ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी होगी ये बताने वाला पहला इंसान कौन आया, बोर्स मॉडल। लेकिन इसके साथ एक ही लिमिटेशन है, किसके लिए बताया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई। अब तुम चाहो तो ये भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन के नाम पे कलंक है। अगर आप फिजिक्स में इससे ज्यादा डेरिवेशन करते हो, जेड बाई एन आ जाएगा, 10 की पावर 6 जेड बाई एन। पक्का। किसने बोला सर रेडियस बताओ, तो रेडियस के लिए क्या करूंगा, अब किसी एक साइड पुट कर दो। रेडियस के लिए क्या करूं मैं, वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट कर दूं, सीधा सीधा आंसर आना शुरू हो जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू क्या पुट कर दूं, ये पुट कर दूं। अगर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करता हूं, देख लो मैं ये लिख देता हूं, वेलोसिटी आई कितनी है अपने पास, तो मैं जहां तक याद कर रहा हूं के जेड ई स्क्वायर 2 पाई, हाँ 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, यहां क्या आ गया जेड बाई एन, यही था ना शायद, 2 पाई के ई स्क्वायर जेड बाई एन। अब रेडियस के देखो तो रेडियस क्या आ रहा है एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू वी, ये मेरे पास पहले से आ चुका है। अब मैं एक काम करता हूं, वेलोसिटी के बदले ये पुट कर देता हूं, एन एच अपॉन 2 पाई एम, वेलोसिटी के बदले ये पुट कर देता हूं, क्या हो जाएगा 2 पाई के ई स्क्वायर इंटू क्या होने वाला है जेड, और ऊपर क्या चला जाएगा n इंटू एच, यही हो जाएगा सर पक्का। तो सर रेडियस का जो डेरिवेशन आ रहा है एन स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, मतलब 4 पाई स्क्वायर, ये देख लो अपने पास 4 पाई स्क्वायर, ये क्या हो गया, अगर मैं बात कर रहा हूं ई स्क्वायर के और लास्ट में m, इलेक्ट्रॉन है तो मास तो फिक्स्ड ही है, और यहाँ क्या आ जाएगा z। सर अगर रेडियस को सही से देखूं तो यहाँ ऐसा लिख सकता हूं एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m ई स्क्वायर के इंटू सर एन स्क्वायर बाई जेड लिख सकता हूं, यही चीज करनी। रेडियस का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेडियस का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, देख लो रेडियस का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, अगर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आप निकालने जाते हो, अगर सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दो तो सर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, या फिर 52.9 n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर आ जाएगा। और सर यही रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमें याद रखना है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमें यही याद रखना है पक्का। सर देख लो अपने पास ये वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। इन किसी nth ऑर्बिट में जाओगे तो उसकी ऑर्बिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी पक्का, ये हो जाएगा सर। तो यहां तक के काम करते आज ना, हम यहीं तक करते, यही तक अटेम्प्ट करते, और फिर अगली क्लास में इसके ऊपर आगे चलेंगे। वेलोसिटी हो चुका है, रेडियस हो चुका है, अगली क्लास में 1 घंटा 40 मिनट हो गया। थोड़ा शुरुआत में क्वेश्चंस करा दिए, एक्चुअली 10-15 मिनट वहां भी लग गए, बट हाँ ठीक है क्वेश्चंस करना जरूरी था, ठीक है थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज बोर्स मॉडल आएगा, बोर्स मॉडल के साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आएगा, डिब्रोगली आएगा, हाइजेनबर्ग आएगा, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं अगली क्लास में। अगली 2 क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने पीक लेवल पे जाएगा, और एटॉमिक स्ट्रक्चर जहां फिनिश होगा वहीं पे अपना सर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए सर, चैप्टर को जितना स्मूथ बना सकते हैं बनाइए, जितनी मेहनत कर सकते हैं मेहनत कीजिए, डीपीपी जितनी सॉल्व हो सकती है सॉल्व कीजिए, बिकॉज सर ये टाइम जो जा रहा है ना अब निकलता जा रहा है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था 28 फरवरी से पहले सिलेबस करूंगा, 28 फरवरी को हमारा लास्ट लेक्चर जाएगा, आई प्रॉमिस्ड, जो प्रॉमिस था वो पूरा होगा मेरी तरफ से। आपने जो शुरुआत में प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस में अगर आप ऊपर नीचे हो रहे हो तो ट्राई करना, जितना जल्दी हो सकता है ट्राई करना कि सर उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मेहनत बढ़ाई जाए, मेहनत की जाए
पक्का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बोस मॉडल के ऊपर और भी सारी चीजें करेंगे। अगली क्लास में इसके ऊपर आगे चलेंगे और वहां पे देखेंगे और क्या क्या होता है। पक्का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।